यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आरईटी चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक भोरे। आज डेट हो चुकी है 10th ऑफ मई 2026 और आज की इस क्लास में हम ईयरली करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लगभग जो सैटरडे और संडे की क्लास होती है, इसमें आपके जो ईयरली करंट अफेयर है इसको कवर कराया जाता है ऑन दी पर्पस कि 2026 में जो भी स्टूडेंट अपना यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का प्रिलिमिनरी अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर में थोड़ी सी हेल्प हो पाए। कुछ करंट अफेयर का यदि आप सेगमेंट देखेंगे, यदि आप फ्लो देखेंगे तो ये मेंस से भी जुड़ा हुआ है, सो इसको आप प्रिलिमिनरी एग्जाम एज वेल एज मेंस एग्जाम दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बट प्रिलिमिनरी वेटेज इसका थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, यानी कि करंट अफेयर को मैं इस प्रकार से डिजाइन करता हूं कि आपके दोनों ही पर्पज से यूज आए, प्री एज वेल एज मेंस। यदि आपने प्रीवियस करंट अफेयर की जो सीरीज है ये नहीं देखी है तो आप जाइए उसको देखिए, बिकॉज कि ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। कम समय में बहुत सारा डेटा यहां पर अवेलेबल है। मैंने ऐसा नहीं किया है कि भाई यदि एक करंट अफेयर को उठाया उसके बारे में 10 मिनट डिस्कस किया और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, नहीं। यहां पर यदि आप एक करंट अफेयर को डीपली पढ़ लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि उससे 10-8 ऐसे यानी कि मल्टीपल टाइप के जो करंट अफेयर हैं ये अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। यदि आप ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के करंट अफेयर को, पॉलिटी के करंट अफेयर को, कोई सा भी करंट अफेयर हो, इसको इस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली कवर कराया जाता है कि इसी में इंटरनेशनल रिलेशन, इसी में इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस के जितने भी सिनेरियो हैं ये सब कुछ कवर हो जाएं। गेटिंग माय पॉइंट? विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करता हूं आज का जो सेशन है ये। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं पीपीटी नहीं बना पाया हूं, तो इसकी जो पीपीटी है ये आगे मैं बता दूंगा कि कहां पर आपको अवेलेबल होगी। और साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर है, बिकॉज कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये चेंज हुआ है, सो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एक बहुत पुराना टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करना चालू करते हैं। यह है ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में समझना चालू करेंगे। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। यदि आप देखोगे तो द हिंदू पर इस पर द हिंदू में इस पर 2-3 आर्टिकल आ गए हैं, उसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आज के डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में है, सो कई बार मैं कैमरे से आई कांटेक्ट ना कर पाऊं तो ये बिल्कुल भी मन में लाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा आप पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। एक्चुअली में जितना इंपॉर्टेंस मेरे लिए ऑफलाइन क्लासेस का है उतना ही इंपॉर्टेंस ऑनलाइन क्लासेस का भी है। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। यू आर कंफर्टेबल? पक्का आगे बढ़े, आगे आएंगे, ठीक है? चलिए देखिएगा भाई, सबसे पहले शुरू होता है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? और यदि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें तो याद रखो इसकी शुरुआत आज से हम देख रहे हैं कि भाई अभी प्रेजेंट टाइम में इजराइल और यूएस ने मिलकर अटैक किया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया, एक एक सिक्वेंशियल फॉर्म में। जितने भी न्यू स्टूडेंट है ना, न्यू स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आप जान रहे हो ना ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। एक एक सिनेरियो के बारे में हम डिस्कस करना चालू करते हैं। जियोपॉलिटिकली हम डिस्कस करना चाहते हैं, इंडिया क्यों बीच में नहीं बोल रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। क्या क्या देखना है इसमें हमको, एक बार मैं बता देता हूं कि टॉपिक है हमारा ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित, और इसी में साथ खड़ा है कौन? यूएस, और किसके साथ? इजराइल के साथ। यहां पर कौन कौन से टॉपिक देखना है, तो सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है? हिस्ट्री क्या रही है मतलब कि इसमें यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है ये बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में इसके क्या क्या जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं, और जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से मेरा मतलब है कि यदि हम ये एलिगेशन लगा रहे हैं, यानी कि यूएस यदि ये एलिगेशन लगा रहा है कि भाई ईरान न्यूक्लियर एनर्जी बनने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए हम इससे वॉर कर रहे हैं, तो इसका क्या जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है। यदि बना रहा है तो बना ले भाई, इससे यूएस को क्या लेना देना है, दूसरी बात यहां पर हम समझेंगे। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यहां पर क्या इंपॉर्टेंस है, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उनको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर है, और जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा होगा उनको अब इसके बारे में नॉलेज हो गया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया का इसमें क्या रोल है, तो इंडिया के रोल के बारे में भी हम यहां पर देखेंगे। इंडिया रोल इसको कहा जाता है, यानी कि इंडिया
से आगे बढ़कर जो पाकिस्तान है ये मीडिएटरशिप कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान मीडिएटरशिप क्यों कर रहा है, इससे पाकिस्तान का क्या भला है और साथ में इंडिया का क्या नुकसान है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये तमाम पहलुओं के बारे में डिस्कशन होते जाएगा और आगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये क्या है। देखो अब इससे कितने करंट अफेयर कवर हुए हैं आपके, यानी कि मैंने ये टॉपिक उठाया है क्यों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये टॉपिक उठाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि इसी टॉपिक से जुड़े हुए अदर जो सब टॉपिक हैं ये भी चर्चा में है। जैसे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एक टॉपिक है, यदि आप मैपन न्यूज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इजराइल और साथ में ईरान ये थर्ड टॉपिक है, और यहीं से निकल के आता है ओपेक का डिस्कशन। ठीक है, ओपेक मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ओपेक के बारे में बताया था, यहीं से निकल के आता है ओपेक का डिस्कशन, और जिससे अभी वर्तमान में बाहर आया है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये बाहर आ गया है, इसके बारे में लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था, इसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, यानी कि ये पूरे सिनेरियो एक एक करके समझने की कोशिश करना। समझ गए? सबसे पहले यदि मैं इसकी हिस्ट्री पर जाऊं तो याद रखो 1948 वो समय था, 1947 में भारत आजाद हुआ, 1948 वो समय था जब ईरान और इजराइल के बीच में जो राइवली है ये स्टार्ट हुई है ना, जो दुश्मनी है ये स्टार्ट हुई। हिस्ट्री को यदि आप देखोगे तो पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो यूएस का इन्फ्लुएंस है ये आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। देखो एक तो यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, और दूसरा कंसेप्ट है कि भारत ने जब न्यूक्लियर मिशन चलाया था है ना, और भारत जब न्यूक्लियर पावर बना था तो भारत के ऊपर मल्टीपल टाइप के जो एलिगेशन है ये लगाए गए थे, और ये मल्टीपल टाइप के एलिगेशन कौन से थे, तो आप देखोगे कि भाई भारत ने छुपकर न्यूक्लियर हथियार बनाया है और भारत इसका यूज पाकिस्तान के अगेंस्ट करना चाहता है, और ये वर्ल्ड में पीस बरकरार नहीं रख रहा है, ऐसे तमाम प्रकार के एलिगेशन लगे थे। क्यों लगे थे? क्योंकि न्यूक्लियर का जो यूज है आप दो कामों के लिए करते हो। ठीक, क्या बोला मैंने? यदि न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? परमाणु। परमाणु का मतलब क्या होता है? यानी कि दो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो एक है यूरेनियम एंड द सेकेंड वन इज थोरियम। थोरियम का ही एडवांस फॉर्म क्या है? यूरेनियम। सो ये जो यूरेनियम है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक, कैंसर के इलाज में भी इसका यूज होता है, और मल्टीपल टाइप के जो डिजीज हैं इनको ठीक करने में भी इसका यूज होता है। दैट मींस इसके दो यूज हैं। यदि आपने इसका अच्छे से यूज किया तो ये तो मेडिकल साइंस में वरदान है। ठीक है, मेडिकल साइंसेस में इसका यूज किया जाता है, यानी कि जो चिकित्सा वगैरह होती है उसमें इसका यूज होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि भाई आप इसका यूज करते हो डिफेंस में, और डिफेंस में इसका यूज किया जाना कई एरिया के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये डिजास्टेबल कंडीशंस ला सकता है, बिकॉज कि थोड़ा सा यूरेनियम पूरी आबादी को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। बात समझिए? यानी कि अब जरा देखो, एक ये कंसेप्ट, पाकिस्तान हमसे पहले न्यूक्लियर पावर बना था, कोई दिक्कत नहीं थी। पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर यानी हमको धमकाना चालू किया तो भारत ने अपना मिशन लॉन्च किया, 1972 में फेल हुआ, 1998 में हम परमाणु समृद्ध देश बनते हैं, और उसके बाद भारत के ऊपर कई प्रकार के जो सैंक्शन है ये लगते हैं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सैंक्शन को हटा लिया जाता है, और भारत का यह भी कहना था कि भाई हमने यदि ये हथियार बनाया है तो केवल एक व्यक्ति के लिए बनाया है, वो कौन है? वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यदि टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहां नहीं रुकी और यदि इन फ्यूचर पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया तो भारत उस पर अटैक करने के लिए स्वतंत्र है। बात समझिए? बात समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली में दिक्कत यह है कि ये जो यूरेनियम है या फिर ये जो परमाणु है ये बहुत ही ज्यादा डिजास्टेबल कंडीशंस, बहुत ही ज्यादा विनाशकारी, विघटनकारी जो स्थिति है ये उत्पन्न कर सकता है। दैट इज वाई वर्ल्ड में एक ट्रीटी है, और ये वर्ल्ड में ट्रीटी क्या है? ये ट्रीटी है कि कोई भी कंट्री, कोई भी देश अपने यहां परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा? परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। जिन्होंने बना लिया है ठीक है, पर जिनके पास नहीं है वो नहीं ही बनाएंगे। ठीक है, अब यदि हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के बारे में याद रखना कि इजराइल एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, यानी कि ये परमाणु शक्ति है। ठीक है ना? और जो ईरान है, इस ईरान के पास परमाणु शक्ति नहीं है, ईरान के पास नहीं है, और ईरान अपने यहां जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है ये चला रहा है। अब जो यूएसए है, यूएसए कैसे बीच में आता है और हर एक मुद्दे में यूएस क्यों देखने के लिए मिलता है? बिकॉज कि यूएस यदि आप इकोनॉमी को देखोगे तो ये बहुत पावरफुल इकोनॉमी है। इसके बिना आज यदि आप वर्ल्ड ट्रेड करना चाहें तो वर्ल्ड ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज कि जो
यूएस करेंसी है, यूएस डॉलर है, इसकी एक्सेप्टेंसी आपको वर्ल्ड में हर एक एरिया में देखने के लिए मिलेगी। वर्ल्ड ट्रेड इसके माध्यम से होता है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मनी, ये वाला कंसेप्ट सुना है कि सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितनी भरी हुई है। यूएस की पॉकेट वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि उसकी जो डॉलर की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है, एक्सेप्टेंसी बहुत ज्यादा है। एक और होता है, एक और वो मुद्रा है जिसको कुवैती दीनार का नाम दिया जाता है। कुवैती दीनार की वैल्यू डॉलर से ज्यादा है, वैल्यू, एक्सेप्टेंसी नहीं है। अभी सर्च कर लेना कि असल में एक यूएस डॉलर बराबर 90-92 रुपए आएगा। एक कुवैती दीनार के बारे में सर्च करना तो 300-350 रुपए के आसपास आएगा। तो कुवैती दीनार ज्यादा महंगा हुआ। पर याद रखो कि इंटरनेशनली, ग्लोबली उसकी एक्सेप्टेंसी नहीं है। इंटरनेशनली, ग्लोबली किसकी एक्सेप्टेंसी है? यूएस डॉलर की। और इसीलिए यूएस मल्टीपल रीजन के कारण क्या है? इंपॉर्टेंट, पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद से यदि पैसा है तो इसके पास प्रोडक्शन भी ज्यादा है। आईटी हब यहां का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहां की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसीलिए वर्ल्ड के हर एक कॉन्फ्लिक्ट में आप देखोगे, हर एक मुद्दे में आप देखोगे कि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है ये बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। बात समझिए। अब चाहे ये ईरान इजराइल वॉर हो, या फिर ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर यूएन का किसी प्रकार का मुद्दा हो, या फिर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट कोई भी हो, यहां पर यूएस आता है और अपना जो इन्फ्लुएंस है ये दिखाता है और वर्ल्ड उसकी बात सुनता है, बिकॉज की उसकी जो पॉकेट पावर है ये ज्यादा है। बात समझिए, ठीक है ना। अब यहां पर समझिएगा कि असल में हुआ क्या था। ये बहुत पावरफुल इकोनॉमी है और आज के समय से नहीं है। याद रखना, वर्ल्ड में जिसको यूएस का सपोर्ट मिल गया, ठीक है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है कि भाई यूएस ही खड़ा है यार इसके साथ साक्षात। इसीलिए यदि आप देखोगे तो पाकिस्तान के साथ 1971 के आसपास यूएस खड़ा था। ठीक है, भारत सबसे ज्यादा भयभीत इसी बात से था कि यूएस खड़ा है इसके पीछे। नो डाउट हमारे साथ रशिया था, ये हमारे साथ जापान था, हमारे साथ इजराइल था, बट ये इनडायरेक्ट था। अब जरा देखना कि आज यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, भारत इजराइल के अगेंस्ट नहीं बोल रहा है। बात समझो, पहले कंटेक्स्ट समझ लो कि आज यदि आप देखोगे तो यूएस इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, उस इजराइल के साथ जिसने 1971 के वॉर में हमारा साथ दिया। एमएस काउ एक रॉ के एजेंट थे, इन्होंने इजराइल से गुप्त रास्ते से हथियार लाकर दिए थे भारत, और भारत ने इन्हीं हथियारों का प्रयोग करके 13 दिन में युद्ध जीता था। ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट यदि आप देखोगे तो इजराइल ने हमारी हेल्प की है। तो ईरान उस समय कहां था? याद रखना, उस समय ईरान यूएस के पाले में था। ठीक है, यानी कि उस समय यूएस ईरान को सपोर्ट कर रहा था। भाई ये हमारा देश है, जैसे आज इजराइल को सपोर्ट कर रहा है ना, एक टाइम पे यूएस ने ईरान को सपोर्ट किया है। जब ईरान को सपोर्ट किया, यूएस ने जिस देश को सपोर्ट किया है उसने बैकफायर यूएस पर ही किया है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करने के दौरान शोषण बहुत ज्यादा करता है। ठीक है ना। तो हुआ यह है कि भाई भारत आजाद हुआ, ध्यान सुनना, कहानी समझ गया, बेस लाइन। अब सुनो कि एक्चुअली में यहां से कि 1947 के आसपास भारत आजाद हुआ। भारत के आजाद होने पर याद रखना कि 1948 के आसपास से ईरान में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हुए। ईरान चाहता था डेवलपमेंट। यूएस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 60 के आसपास, 50s के आसपास यूएस ने सपोर्ट करना चालू किया किसको? ईरान को। ईरान को सपोर्ट करना चालू इसलिए भी किया क्योंकि इस समय तक जो क्रूड ऑयल है ये फॉर्म हो चुका, यानी ये तो मिल चुका था। क्रूड ऑयल पर अपना कंट्रोल बताने के लिए और मल्टीपल रीजन के कारण अब ईरान को जब सपोर्ट किया तो ईरान की जो पावर है ये बढ़ी। और ईरान में याद रखना कि एक्चुअली में जब आप देखोगे तो वेस्ट एशिया में शिया और सुन्नी विवाद बहुत ज्यादा चलता है। कौन सा विवाद? शिया और सुन्नी विवाद। बेसिकली मोहम्मडन्स में दो कम्युनिटीज होती हैं, एक होती है शिया कम्युनिटी और एक होती है सुन्नी कम्युनिटी। शिया कम्युनिटी की पहचान इस प्रकार से होती है कि वो ताजिया या फिर उसके समय एक चाबुक लेकर अपनी पीठ में मारते रहते हैं ना, है ना, ऐसे कुछ मारते रहते हैं। वो जो होती है वो शिया कम्युनिटी की पहचान है। बात समझिए। ऐसा नहीं है कि सुन्नी नहीं होती, बट वो भी हमारे यहां जो जनरली मिलती है वो सुन्नी कम्युनिटी मिलती है। तो यहां पर जो शिया कम्युनिटी के लोग थे, शिया कम्युनिटी की लीडरशिप इन्होंने बनाई और बोला कि भाई वर्ल्ड में जितने भी शिया कम्युनिटी के मेंबर हैं उनके लीडर हम हैं, और हमारा लीडर ये व्यक्ति बैठा हुआ है ऊपर, वो जो सफेद दाढ़ी में आपने कई बार न्यूज में देखा हुआ, वो ईरान में जो शिया कम्युनिटी रहती है उनका लीडर माना जाता है। उनकी बात पूरे वर्ल्ड के जो शिया मुसलमान है ये मानते हैं। बात समझिए, ध्यान सुनना, शिया मुसलमान, नॉट सुन्नी। हो सकता है सुन्नी भी इसको एक्सेप्ट करते हो, बट मेनली शिया है। ठीक है, अब देखना, ईरान को सपोर्ट करना चालू किया यूएस ने।
यूएस की पावर बढ़ी, यूएस की पावर जैसे जैसे बढ़ी तो यहां पर याद रखो कि कई प्रकार के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये भी सामने आए। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलिटेंट ग्रुप? दैट मीन्स कि यहां पर मल्टीपल टाइप के, एक प्रकार से आप बोल सकते हो टेरर ग्रुप, आतंकवादी संगठन का भी निर्माण हुआ। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया कि भाई जब यूएस के हित सेक्रीफाइस होने लगे तो यूएस ने ईरान को सपोर्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, बेस पॉइंट ये है कि यूएस ईरान को सपोर्ट करता था, यूएस बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, ईरान बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था। यूएस के इंटरेस्ट समाप्त हुए तो इसने ईरान को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। यूएस की एक नीति है कि भाई मेरा जिसमें इंटरेस्ट होगा मैं वो काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यदि एक बार सपोर्ट कर दिया, भारत जैसी नीति नहीं है इसकी। भारत से भी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक इसकी पॉलिसीज हैं कि जब तक मेरा इंटरेस्ट रहेगा आपके साथ, जब तक मैं साथ रहूंगा, मेरा इंटरेस्ट खत्म, रिलेशनशिप खत्म। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी आपको ज्योग्राफी में, है ना, कि वी आर नॉट फ्रेंड। ठीक है, मैं बस इंटरेस्ट के बेसिस पर आपसे बात कर रहा हूं, ये यूएस का कहना है, मेरा नहीं है। ठीक है, मैं बस इंटरेस्ट के बेसिस पे आपसे बात करता हूं। तो जब तक ईरान के साथ इंटरेस्ट था, इट्स ओके था। जैसे ही सपोर्ट हटा तो ये आतंकवादी संगठन वाली जो गतिविधियां थी इसमें इसने अपना इन्वॉल्वमेंट बताया। इसी समय ईरान के अंदर कई प्रकार की जो समस्याएं हैं इन्होंने जन्म लिया और टाइम आ जाता है कब? 1970 के आसपास का। और 1970 से आप देखोगे कि जो ईरानियन रिवॉल्यूशन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईरानियन रिवॉल्यूशन? यानी कि एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हो कि ईरान में रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं यार? क्रांति, है ना। तो ईरान में कई प्रकार की जो क्रांति है यह प्रारंभ हुई। अब ईरान में क्रांति क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि उस समय ईरान डिमांड कर रहा था कि भाई हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए स्वास्थ्य सुविधाएं, हमें चाहिए एजुकेशन सुविधाएं। ये तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है और हमें ये चाहिए हैं। तो ईरानियन रिवॉल्यूशन या फिर ईरान की क्रांति इसको नाम दिया जाता है, बाद में रिप्लाई कर लेना। ईरान की क्रांति इसको नाम दिया जाता है। और फिर इसके बाद ईरान की जो कंडीशन है कई एरिया पर सुधरती है, कई एरिया में नहीं सुधरती। ओवर द पीरियड कर लो कुछ हो ना जाए, है ना, कहानी आधे में खत्म हो जाए। वैसे भी आपका दर्द तो है ही बहुत ज्यादा, करो। मैं कहां से लेके? अरे ईरान और यूएस की बात कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा? तो यहां पर याद रखो कि ईरान में ये पूरा क्रांति आई। नो डाउट कि क्रांति से कुछ सुधार आते हैं, कुछ सुधार नहीं आते और कई बार इसका दमन भी कर दिया जाता है। प्रेजेंट कंडीशन ये है कि भाई ईरान की जो तस्वीर है ये बदल चुकी है। ईरान में कई आतंकवादी संगठन हैं और ये आतंकवादी संगठन डायरेक्टली ईरान से कनेक्ट नहीं है। यदि आप देखें तो ये जो आतंकवादी संगठन है ये लेबनान में भी बैठे हुए हैं। कहां पर? लेबनान में। अब जरा देखो, यहीं से एंट्री होती है लेबनान की कि हिजबुल्लाह, आतंकवादी संगठन का नाम है हिजबुल्लाह। जब मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने एक्सटर्नल सिक्योरिटी में हिजबुल्लाह का नाम लिया था। हिजबुल्लाह, नन्हे मुजाहिदीन, ये इंडियन स्लीपर सेल्स, इनके बारे में। तो इन्हीं में से एक हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह वही जिसने आतंक मचाकर रखा था एक टाइम पर वेस्ट एशिया में। ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है यहां पर आतंक मचाकर रखा था। बात समझ रहे हो? सो यहां पर याद रखो कि अब ये जो हिजबुल्लाह है ये आतंकवादी संगठन है और ईरान और इजराइल की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। यानी कि इनके बीच की दुश्मनी यह है कि इन दोनों को यदि आपस में छोड़ दिया जाए तो इंडिया और पाकिस्तान, समझ रहे हो, इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी, बस उसी को मान लो आप ईरान इजराइल की दुश्मनी। यानी कि अब ये जो आतंकवादी संगठन है, क्योंकि डायरेक्टली वॉर में ये इन्वॉल्व हो नहीं सकता, पहले बहुत इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वॉर हुई है, प्रत्यक्ष युद्ध हुए हैं, मच्छर मार रहे हैं, है ना, इन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष युद्ध हुए हैं। अब प्रत्यक्ष युद्ध करना मतलब कि क्या है कि देश की इकोनॉमी को खतरे में डालना। तो प्रत्यक्ष वॉर नहीं करते इन लोग, करते हैं क्या? प्रॉक्सी वॉर। ईरान क्या करता है? प्रॉक्सी वॉर। और प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या है कि छोटे मोटे युद्ध कर लो। जैसे पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट में क्या करता है? प्रॉक्सी वॉर करता है, आतंकवादी हमला कराता है, इसको नाम दिया जाता है प्रॉक्सी वॉर का। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर एक बात याद रखने वाली है कि जो इजराइल है भाई, इजराइल में ईरान प्रॉक्सी वॉर करता है, ये एलिगेशन है इजराइल का ईरान के ऊपर। ठीक है, और ये प्रॉक्सी वॉर कैसे कराता है? तो लेबनान में बैठा हुआ इसका जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, इसके थ्रू ये प्रॉक्सी वॉर कराता है। बात समझिए? कहा कि ठीक है भाई, आपका आपसी मैटर है, आप लोग सुलझो, हम क्यों बोले। ठीक, यदि मान लो मुद्दा आप बोल रहे हो तो हम इसको सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे।
पर इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि यूएस आए या फिर इंडिया आए और इसको सॉल्व करने लगे या फिर ये अटैक कर दे। कहा कि नहीं सर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन तो चाहिए। तो इजराइल को पहले से ये डर था कि भाई ईरान तो इसको खत्म करना चाहता ही है, जो कि टेंडेंसी सही है। इजराइल पहले से खत्म ये टारगेट बनाकर बैठा है कि भाई इसको मारूंगा मैं, ठीक है। इसी बीच में आ जाता है क्या, न्यूक्लियर मिशन। किसका? ईरान का। और जब ईरान का न्यूक्लियर मिशन देखोगे तो ईरान ने ना बहुत बड़े बड़े बंकर बनाए हैं। अभी हमको मालूम कैसे चला, और यूएस को सब कुछ मालूम कैसे चल जाता है, यह भी बात है। तो यहां पर बात आती है साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक में आपने देखा होगा कि भारत का जितना भी डेटा है, एक्चुअली में हमारे पास कोई ऐसी डेटा स्टोरेज डिवाइस नहीं है या फिर डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी नहीं है। आज भी यदि आप देखोगे तो अपना मोबाइल उठाकर देख लेना, आप या तो एप्पल क्लाउड यूज कर रहे हो या फिर गूगल क्लाउड यूज कर रहे हो, है ना, गूगल फोटोज आप यूज कर रहे हो, मेल यूज कर रहे हो, तमाम प्रकार की चीजें आप यूज कर रहे हो। कई लोग स्टोरेज के तौर पर जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, इसका भी यूज कर लेते हैं। वाई? क्योंकि वहां पर स्टोरेज की कोई दिक्कत तो होती नहीं है। तो याद रखो, जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो, क्या ये इंडियंस है? नहीं है। ये इंडियन एप्लीकेशन है क्या? नहीं, ये यूएस एप्लीकेशन है या फिर ये फॉरेन एप्लीकेशन है। मतलब कि हमारा डेटा तो रखा ही फॉरेन कंपनी में है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बोल रहे हो डेटा प्राइवेसी, आपके पास डेटा प्राइवेसी। किस बात की डेटा प्राइवेसी? आपका डेटा ही दूसरी कंपनी के पास रखा हुआ है, फॉरेन के पास। यहां पर याद रखना कि ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है यूएस। प्रत्यक्ष तौर पर यदि देखा जाए तो हमारे पास अपने खुद के सैटेलाइट भी नहीं है जिनके द्वारा हम इनको कंट्रोल कर सके हैं, पर वो दूसरे काम आते हैं। सो यूएस के सैटेलाइट से हम डेटा रीच करते हैं, बात समझिए। और यूएस सैटेलाइट के माध्यम से पूरे वर्ल्ड पर नजर रखता है, ठीक है। वो बता देता है कि भाई यहां पर ये एक्टिविटी हो रही है, यहां पर ये एक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना। ओसामा बिन लादेन को जब इन्होंने मारा था, ओसामा बिन लादेन नाम था उसका, है ना, ओसामा बिन लादेन को जब इन्होंने मारा था तो भी इन्होंने ऐसे ही पता लगाया था। तो बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आपको इनकी देखने के लिए मिलेगी। अब होता क्या है इससे? होता यह है कि भाई जो यूएस है ये सभी देशों पर नजर रखता है, इंक्लूडिंग ईरान। ये देखता है कि भाई ईरान में ना इस एरिया में कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही है। ये देखता है कि शायद ये जो ईरान है ये न्यूक्लियर मिशन चला रहा है अपने यहां। और ये न्यूक्लियर मिशन कैसे चला रहा है? तो इसने बड़े बड़े बंकर बना रखे हैं। उस बंकर्स के अंदर पूरा जो यूरेनियम का फास्ट ब्रीदिंग रिएक्टर है ये इसने स्थापित किया है, और तमाम प्रकार से ये कुल मिलाकर शुद्ध यूरेनियम बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यूरेनियम बहुत ज्यादा यानी बनाना बहुत ज्यादा टफ है, नहीं। असल में ना इसकी माइनिंग बहुत ज्यादा टफ होती है। दैट इज व्हाई इसको नाम दिया जाता है क्या? एक प्रकार का रेयर अर्थ एलिमेंट। बात समझिए, रेयर अर्थ एलिमेंट रेयरली मिलता नहीं है, पर जहां पर भी मिलता है तो इसकी माइनिंग बहुत ज्यादा टफ होती है। तो यहां पर बोला गया कि भाई यूएस असल में अपने यहां से यूरेनियम को एनरिच कर रही है, साथ में बाहर से भी एनरिच कर रहा है और वहां से ला रहा है अपने देश में, और वहां पर कर रहा है क्या? ये न्यूक्लियर मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा है। ये मुद्दा उठता है, यूएस बोलता है ईरान से कि भाई आपका ये जो न्यूक्लियर मिशन चल रहा है ना, हमको मालूम चल गया है, ये बंद करो इसको। ईरान बोलता है कि यार हमने तो बोला ना कि ये दो पर्पज से यूज होता है, तो हम इस पर्पज से के लिए बना रहे हैं, आपका क्या इसमें आपके पास क्या सबूत है? हम तो मेडिकल यूज के लिए बना रहे हैं, और मेडिकल यूज के लिए तो हम बना सकते हैं ना। कहा कि नहीं, हमको ये डाउट है कि आप डिफेंस के लिए बना रहे हो और आप इसका अगेंस्ट इजराइल के लिए करोगे। तो डाउट तो कुछ भी हो सकता है, मेरे को ये डाउट है कि बाहर निकल के ये हो जाएगा, तो डाउट है ना। डाउट करने में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो आप देखें वो डाउट है, बात समझिए ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर बात ये आई कि एक्चुअली में यूएस ने बोला ईरान से कि भाई हमको ये ऐसा डाउट है कि आप न्यूक्लियर मिशन चला रहे हो, और ये किस लिए चला रहे हो? वेस्ट एशिया में जो शांति है इसको भंग करने के लिए। ईरान ने कहा नहीं, यूएस ने कहा कि बंद करो। कहा कि मैं बंद नहीं करूंगा, बिकॉज कि मेडिकल के लिए चला रहा हूं मैं, उसके लिए तो कर ही सकते हैं। कहा कि नहीं, मुझे डाउट है ना, मुझे डाउट है तो आपको बंद करना पड़ेगा। नहीं किया बंद। अब इजराइल आता है बीच में। इजराइल बोलता है कि यदि ये न्यूक्लियर मिशन चला रहा है तो आई विल गारंटी कि भाई ये इसका यूज ना मेरे अगेंस्ट ही करेगा। क्यों भाई? प्रॉक्सी वॉर तो करता ही है, और जब भी हम लोगों के बीच में ये वॉर की कंडीशन पैदा होगी तो ईरान तो हाथ में धर के बैठा है, हाथ में रख कर बैठेगा ये बम, क्या मैं मार दूंगा, ठीक है। कहा कि चलो ठीक है। अब भाई बातचीत चलती है, बातचीत से समझौता है, यानी बातचीत से जो मुद्दा है सॉल्व नहीं होता,
और होता यह है कि 7 मार्च के आसपास की डेट है, इजराइल और यूएस मिलकर ईरान पर अटैक कर देते हैं। बात समझिए। अब बात समझना, यहीं पर आता है वर्ल्ड मैप, कि यदि आप इस मैप को देखें, लोकेशन बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। यानी कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बस लोगों को ये समझ में आ जाए कि भाई वर्ल्ड में क्या चल क्या रहा है एक्चुअली में, बिकॉज की मिस इंफॉर्मेशन हमारे यहां बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये है कौन सा, इंडिया, और साथ में पूरा पूरा ओवरऑल वाला एरिया। यदि आप इसको देखेंगे तो यह है रेड सी, यहां पर क्या आता है, स्ट्रेट ऑफ बाबर मंडेब, यहां नीचे देखोगे तो कौन सा सागर, अदान की खाड़ी, यहां पर कौन सा आता है, फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और साथ में ओमान सागर। अब यह है हमारा अरेबियन सी, ठीक है। यहां पर आता है ईरान, ठीक है, यूएई, यमन, ओमान, ये तमाम प्रकार के नेशन, सऊदी अरब, ये सब। ये ईरान के बाजू से लगता है कौन, पाकिस्तान। बात समझ गए ना, समझ में आ रहा हो तो एटलस ओपन कर लेना, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा ईरान वाला सेक्शन, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर मिलेगा हमको ईरान वाला सेक्शन, ईरान यहां तक फैला हुआ है। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तान वाला सेक्शन, और पाकिस्तान बॉर्डरिंग कंट्री है किसकी, इंडिया की। मैंने यहां पर क्यों लिखा है, वैसे ईरान इस एरिया में मिलता है, इस एरिया में, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ ये बॉर्डर बनाता है यहां से। यहां मैंने इसलिए लिखा ताकि आप समझ पाओ कि यहां पर तेल का उत्पादन होता है। बात समझिए। यह है हमारा गल्फ कंट्री वाला एरिया, यानी कि यह है हमारा खाड़ी देश वाला सेक्शन। अब ये जो खाड़ी देश हैं, यहां पर आते हैं सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ये सब, ठीक है। अब बात समझना कि ईरान के ऊपर, और इसी के बाद में यहां पर आपको इजराइल देखने के लिए मिलेगा, इसी के बाजू में आपको गाजा स्ट्रिप देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, फिलिस्तीन गाजा स्ट्रिप, ठीक है। तो अब हुआ ये कि भाई ईरान मिला यूएस के साथ, इसने ईरान पर इजराइल मिला यूएस के साथ, और इसने ईरान पर अटैक किया, एयर स्ट्राइक की, और यहां पर जितने भी पोर्ट्स थे उनको तबाह किया, और बोला कि भाई या तो आप हमारे साथ एग्रीमेंट करो कि आप न्यूक्लियर मिशन बंद करोगे। ईरान नहीं माना, और इनको यह लगा था कि यदि मैं इसके लीडर को मार देता हूं, खेमनेई को, तो ये जो ईरान है ये वॉर रोक देगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये वॉर का एजेंडा ये था कि भाई ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना खेमनेई, इसकी डेथ होनी चाहिए। इसलिए यदि आपने सुना होगा तो वॉर छिड़ने के कुछ दिनों बाद ही खेमनेई की डेथ हो गई थी। 3 से 4 दिन के अंदर खेमनेई, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, टोपी वाला इंसान जो कि इनका लीडर कहलाता था और इनको गाइड करता था, 3 से 4 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि कोई देश अपने लीडर को ना बचा पाए? बिकॉज कि वो टारगेट करके आया था यूएस की, पहले तो इनको निपटाना है, पहले इनको मारना है। बात समझिए, क्यों मारना है? ताकि अनस्टेबिलिटी पैदा हो, ठीक। अब होता ही है कि ये अटैक करते हैं, अटैक करने पर खेमनेई की डेथ होती है। यूएस को ये लगा कि भाई ये पहला झटका है, और इस झटके को ये नहीं सह पाएगा कौन, ईरान, और ये जो वॉर को रोकने का प्रयास करेगा। बात समझिए। हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, तो ये वॉर छिड़ गई। अब यहां पर वॉर हो गई, फुल फ्लैश वॉर में ये परिवर्तित हो गई, ठीक है। अब यहां पर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट कैसे आया कि ईरान ये जानता है कि भाई यदि मान लो जैसे ईरान के दोस्त कौन है, ईरान इज अ मॉडर्न कंट्री, ठीक है, यानी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र कौन सा है? पाकिस्तान भी है, मुस्लिम इजराइल में भी रहते हैं, है ना, पर यहां पर यहूदी भी हैं। अब यहां पर बात समझिएगा कि असल में ईरान ने कहा कि भाई यदि मान लो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और मुझ पर कंटिन्यूसली अटैक हो रहा है, तो मैं सबसे पहले अपनी जो जियोपॉलिटिक्स है इसका यूज करूंगा, मेरे पास जो ज्योग्राफी है मैं इसका यूज करता हूं, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया है मैं इसे ब्लॉक करता हूं, ठीक। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों ब्लॉक किया? बिकॉज वॉर लड़ने के लिए बस ये जरूरी नहीं है कि आप सेना को लेकर सीमा पर चले आए और सेना दे फायरिंग करने लगे, ठीक। वॉर रोकने के लिए या फिर वॉर करने के लिए सबसे जरूरी होती है आपकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, कि आप कितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। यदि मान लीजिए आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी संकट आ गया, तो इस संकट से आप कैसे निपट रहे हो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यही आपको उस संकट से निकाल सकता है, ये बात कही जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर याद रखिएगा कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहां पर याद रखो कि एक्चुअली मैं क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। ईरान ने जब देखा कि भाई मुझ पर अटैक तो हो गया है, अब या तो मैं हारूंगा, खेमनेई की डेथ हो गई है,
ये तो इसने सबसे पहला क्या काम किया कि अपनी जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट का यूज करके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था इसको ब्लॉक किया, इसको ब्लॉक किया। दैट मींस यूएस, ठीक, हम इस पॉइंट पे आ गए हैं, यूएस जिसने इस पर अटैक किया है उसके भी शिप्स यहां पर आते हैं, ठीक है, यूएस के शिप भी इसी रूट से पास होते हैं। दिस रूट इज वेरी 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 यूजफुल फॉर एवरीवन, एवरीवन मींस सभी के लिए, सभी के लिए, सबके लिए जरूरी है। अब चाहे वो यूएस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, सबके लिए जरूरी है। अब यहां पर हुआ ये कि भाई ये एरिया जैसे ही ब्लॉक हुआ, यहां पर बैठा हुआ है इंडिया, इंडिया में क्राइसिस की कंडीशन पैदा हुई, बात समझी। अब यहीं से एक और बात, एक और कहानी समझना चालू करना कि सर आपने तो ये बोला था कि असल में प्रारंभ में यूएस ने ईरान का साथ दिया, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अब यूएस ईरान के ही अगेंस्ट खड़ा हो जाए? क्यों? क्योंकि अभी यूएस इजराइल का साथ दे रहा है, क्योंकि इजराइल के साथ उसके इंटरेस्ट हैं। और क्यों है? क्योंकि इजराइल वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म मैन्युफैक्चरर है, बात समझिए। और साथ में यूएस को अभी क्या चाहिए, यूएस को क्या चाहिए मैं बता देता हूं, कोई नहीं बताएगा। यदि आप ब्रिक्स में देखोगे, ब्रिक्स एक है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना, इनका एक पूरा पूरा वो है, ग्रुप है। इन ब्रिक्स के बीच में क्या बातचीत चल रही है कि हम अपना जो आपसी व्यापार है ये ब्रिक्स करेंसी में करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिक्स करेंसी? ब्रिक्स देशों के बीच में चलने वाली जो करेंसी है इसको ब्रिक्स करेंसी का नाम दिया जाता है। इसके बारे में मैंने एक अपडेट बताया था आपको कि इसमें 2 नई कंट्रीज जुड़ी हैं, भारत ने इनको शामिल कराया है। उन 2 कंट्रीज के नाम याद कर लेना, मैं भूल रहा हूं, ठीक है। 2 और कंट्रीज इसमें जुड़ी है। पहली बात, ओपेक को यदि आप देखोगे तो ओपेक में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है? ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि वो देश जो कि क्रूड ऑयल का निर्यात करते हैं, बात समझिए। यदि आप देखोगे मल्टीपल टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल टाइप के जो कॉन्फ्रेंसेस है, मल्टीपल टाइप के जो ग्रुप्स हैं, वो आज बहुत ज्यादा चर्चा में है। और इनके चर्चा में होने का मेन रीजन ये ऐसे ही देखते रहना है ना, याद आते रहे मेरे को, हूं ना समझदार में। या चलो आगे आना, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो आज यदि आप देखोगे तो ये जितने भी मल्टीपल टाइप के जो ग्रुप हैं, जितने भी मल्टीपल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनमें जो यूनिटी आ रही है इसके कारण ना यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। मैं आपको सही बताऊं, यूएस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए क्या करता है? हमेशा यूएस करता है डिप्लोमेसी खेलता है कि यार आपको ये नहीं मिल रहा, लड़ लो, तो मैं आ जाऊंगा बीच में। भाई मैं तो कभी भी वॉर रोकवा सकता हूं, ठीक, यदि मैं पावरफुल हूं तो मैं वॉर करवा भी सकता हूं, और मैं पावरफुल हूं तो मैं वॉर रोकवा भी सकता हूं। तो जब मैं ही हूं सब कुछ, है ना, सब कुछ मैं ही हूं, तो करो मेरा जो डिसीजन है, और मैं खड़ा हो गया। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि मूवी में एक डायलॉग होता है कि भाई मैं जिसके साथ खड़ा हो गया वो उसको सपोर्ट की क्या जरूरत, पुष्पा मूवी, ठीक है, मैं तेरे साथ पुष्पा भाऊ खड़ा है, तो ये रियल लाइफ में पुष्पा भाऊ है ये, ठीक है, ये खड़ा हो जाता है साथ में कि करो मस्त। इससे यूएस का क्या फायदा? इससे यूएस का ये फायदा कि असल में यूएस की जो पावर है इससे ये जग जाहिर होती है कि अरे यूएस भले ही शांत है, फिर ये जो भी कर रहा है ये वही यूएस ऐसा 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 कर रहा है। इसीलिए तो इन्हीं सब बेसिस पर जो डोनाल्ड ट्रंप है इसने नोबेल पुरस्कार की मांग करती थी, भाई मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। समझ रहे हो कि किस हिसाब से ये खिलता है। तो यदि यूएस का इन्फ्लुएंस हर जगह पर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो शॉक होने की जरूरत नहीं है, असल में यूएस की डिप्लोमेसी का पार्ट है, बात समझी। तो यहां पर याद रखना कि यूएस यही कारण है कि इजराइल के साथ आज खड़ा हुआ है, और पहले जिसने इसको खड़ा किया अब यही इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। ये ईरान की मिस्टेक नहीं है, ये यूएस की डिप्लोमेसी है, ये यूएस की डॉलराइजेशन जो प्रोसेस है। डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि अपनी जो मुद्रा है इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। अब तो यूएस को कोई कुछ नहीं बोल सकता क्या? ठीक है, यूएस को कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज कि जिसने भी बोलने का प्रयास किया उसके ऊपर इसने सैंक्शन लगाए, उसके ऊपर सब कुछ किया। अब जरा समझो, फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हुई, क्या क्या हो चुका है, वॉर स्टार्ट हो चुकी है,
ठीक, क्यों स्टार्ट हुई है उसका कारण आपको पता है। अब वॉर स्टार्ट हुई तो ईरान ने ये जो हार्मुज जल संधि थी इसको ब्लॉक कर दिया। हार्मुज जल संधि ब्लॉक होने पर अब इसके पीछे बहुत सारे जो जहाज हैं ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं यहां से। अब हार्मुज क्या है इसके बारे में जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि एक्चुअली में जो सागर होता है इसका छोर कहीं पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। सागर का मतलब होता है अनंत कोटि शिरोमणि तक आपको पानी पानी देखने के लिए मिले। एक्चुअली में जो स्ट्रेट होती हैं या फिर यूं कहा जाए कि जो जस्ट सेकेंड यूं कहा जाए कि जो जल संधि होती हैं इनको कहा जाता है अ नैरो शैलो सी, यानी कि सकरा और उथला सागर। और ये जो सकरा और उथला सागर होता है इसको नाम दिया जाता है क्या, इसे नाम दिया जाता है जल संधि का, या इसे नाम दिया जाता है स्ट्रेट का। होता क्या है इसमें, होता यह कि भाई इसकी चौड़ाई कम है, सकरा भी है उथला भी है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो चौड़ाई है ये 33 किलोमीटर के बीच में है ना, 33 किलोमीटर। यहां से एक बार में 2 ही जहाज निकल सकते हैं, ओनली 2 शिप्स यहां से पास हो सकते हैं। यानी कि कैसे, तो एक शिप ऐसे जाएगा और दूसरा शिप ऐसे आएगा, ठीक है, तो ऐसे ये चलता है। अब 33 किलोमीटर है तो 33 किलोमीटर है तो भाई इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कैसे किया, क्योंकि सभी तो ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अरे ब्लॉक किया कैसे है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बस इसी का अधिकार, यदि मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहा था तो यहां ईरान है, ठीक है, यहां पर तो यूएई यमन है ना, बोल देता कि भाई आप अपने रास्ते को ब्लॉक करो, हमारा रास्ता तो खुला रहेगा। क्यों, एनक्लोज समझौता, एनक्लोज समझौता, एनक्लोज समझौते के अकॉर्डिंगली जितना अधिकार आप एक देश का सागर पर है उतना ही दूसरे का भी है, पर उसका टेरिटोरियल एरिया होना चाहिए, वो निकटवर्ती क्षेत्र होना चाहिए। तो ईरान ने ये बोला कि भाई ये हमारा एरिया ना इतने किलोमीटर तक का, इतना हम ब्लॉक करेंगे, ठीक है, यहां से कोई जहाज नहीं निकलेगा। तो आधा तो बचा है ना। एक काम करो कि यदि ये रास्ता है और यहां तक का ईरान ने ब्लॉक कर दिया है तो यहां से निकाल लो यार जहाज, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 निकलते थे, अब एक एक करके निकाल लो, ठीक है, पहले रोको, ठीक है, पहले जाएगा फिर आने दो, आएगा फिर जाएगा फिर आएगा। सोचा है ये, कर लो ना ऐसा, क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज याद रखो कि असल में ये सागर है और सागर होने का मतलब यह है कि भाई यह है एक देश, यहां पर है सागरीय क्षेत्र, यह है दूसरा देश, यहां पर है सागरीय क्षेत्र, ठीक है। 33 किलोमीटर चौड़ाई यहां से है, इतनी है 33 किलोमीटर, ठीक है। तो आधा तो जलमग्न तट हो गया है, ठीक है, जो डीप सी मिला वो उसकी चौड़ाई और कम हो गई है। और जब आप जहाज को देखते हैं तो जहाज नीचे भी होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 2 जहाज इतने से एरिया से गुजर जाएं, ठीक है, एक बार में या तो ये आएगा या फिर ये जाएगा, और ये कंट्रोलिंग करता है, कंट्रोलिंग कोई ना कोई तो करेगा। ये तो असल में आधा एरिया ब्लॉक होना, आधा एरिया ऐसे ब्लॉक होना यहां पर होने वाले जो इंसिडेंट्स हैं इनको ट्रिगर कर सकता है, और इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा पूरा इन्होंने ब्लॉक किया। बात समझी। तो अब हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो इसके कारण जो ये अपना यूएसए था, ये जितना भी ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था ये पूरा इंपोर्ट होना बंद हो गया। और जब ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता था ये बंद हो गया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों क्यों, आयात और निर्यात दोनों क्यों, पहले ये बता देता हूं कि असल में यूएसए एक ऐसा देश है जो कि बहुत मात्रा में ऑयल, जहां पर बहुत मात्रा में ऑयल है भी, ये निकालता भी है, बेचता भी है, खरीदता भी है। समझ रहे हो आप, मेन देखा होगा आपने वो वाला कि यूएस में ऑयल मिलता भी है, यूएस बेचता भी है और यूएस खरीदता भी है। ठीक, अरे भैया पहले अपने जरूरत पूरी कर ले, तू खुद बाहर से खरीद रहा है, नहीं वो बेचेगा भी वो खरीदेगा भी। बात समझे ना। तो यहां पर याद रखो कि असल में हुआ ये कि इसने आधा पूरा एरिया ब्लॉक किया, आधा ब्लॉक होने से दूसरा जो आधा था ये अपने आप ब्लॉक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यमन और दुबई ये बोल सकते, यूएई ये बोल सकते हैं कि भाई आप हमारे यहां से निकल जाओ, नहीं, चाहकर भी वो नहीं निकल पाएंगे। ठीक है ना। अब बात समझो कि ये सब कुछ हुआ, ब्लॉक लॉक हो गया। अब इसके बाद हुआ क्या, यूएस ने देखा कि भाई हमारा जो तेल मिलना है ये बंद हो गया है, तेल का आयात निर्यात प्रभावित हो रहा है, और इसीलिए इसने रास्ता अपनाया सैंक्शन का। और सैंक्शन मतलब कि भाई हम जाएंगे और XYZ कंट्री पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है, यदि आप नहीं मान रहे हैं हमारी बात तो हम आएंगे आपके यहां और आप पर प्रतिबंध लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे, और इन सैंक्शन के माध्यम से हम आपके यहां मिलने वाला जो सामान है या तो इसको महंगा कर देंगे, नहीं तो आपके यहां से बाहर जाने वाला जो सामान है इसको महंगा कर देंगे। बात समझिए।
जब भी किसी कंट्री पर सैंक्शन लगते हैं तो उस कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई होता है। मैंने बार बार ये बात बताई है कि रशिया पर 2000 से ज्यादा जो सैंक्शन है ये लगे हुए हैं। बावजूद इसके यदि ये रशिया खड़ा हुआ है तो ये रशिया के लिए बहुत रिस्पेक्ट वाली बात है कि भाई ये सर्वाइव कैसे कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर याद रखना कि एक्चुअली में हुआ ये है, हाँ एक्चुअली में हुआ ये है कि भाई अब यूएस ने उठाए और मल्टीपल टाइप के जो सैंक्शन है ये लगाए ईरान पर। इसके बीच में इंडिया का रूल आता है। अब इंडिया को क्या करना था, यानी कि पूरे वर्ल्ड मीडिया उससे पूछती है कि भाई बताओ इंडिया का क्या रूल है। इंडिया ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, अभी तक। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जहां पर ईरान की लोकेशन है, मैंने ये लोकेशन इसीलिए बताई थी कि जहां पर ईरान की लोकेशन है वहीं पर चाबहार पोर्ट है। ठीक है, वाओ वेरी गुड, सो स्वीट, है ना? और हंस लो। ठीक, क्या बोला आपने? हाँ, तो यहां पर याद रखना कि यह है ईरान, और ईरान में यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देता है चाबहार पोर्ट, दैट इज कॉल्ड चाबहार पोर्ट। और चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का जो श्रेय है ये किसको जाता है? इंडिया को। बात समझी? अब इंडिया क्यों डेवलप कर रहा है? इंडिया डेवलप कर रहा है ताकि पाकिस्तान को ये बाईपास कर सके। क्यों बाईपास कर सके? तो यहां से यदि आप देखोगे तो ये ऊपर अफगानिस्तान लगता है, इससे कनेक्टिविटी, वेस्टर्न पार्ट से कनेक्टिविटी बनाने, हाँ यार ऑन ये तो ये है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा है। इंडिया डेवलप क्यों कर रहा है? ताकि ये पाकिस्तान को बाईपास कर सके। तो यदि मान लो ये बोला कि भाई, और दूसरी बात ये है कि इस वॉर के समय इंडिया ने ये कह दिया था कि यार हमारे यहां ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के जो क्राइसिस हैं ये दिख रहे हैं, ठीक है, आप हमारा जहाज आने दो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ समय के लिए खोल दिया था कि इंडियन शिप्स निकल जाए। ये पहले 2 शिप निकले, फिर कुछ और शिप निकले, ऐसे वो निकालते जा रहा है शिप, जो भी इंडियन शिप्स हैं उनको निकालते जा रहा है। तो ये इंडिया और ईरान फ्रेंडशिप का एक नतीजा है। इजराइल के अगेंस्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि भाई इजराइल और जो आर्म मैन्युफैक्चर होता है, ये आर्म मैन्युफैक्चरर है, यानी कि हथियार यहां पर बहुत अच्छे से बनते हैं और बहुत ज्यादा बनते हैं। और इजराइल हमारा एक हिडन फ्रेंड है। बात समझे? हिडन फ्रेंड का मतलब होता है कि छुपा हुआ मित्र है ये हमारा, यानी कि हम ये बोलते जरूर है कि भाई अरे हम किसी के साथ नहीं है, पर इंडिया अपनी डिप्लोमेसी का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज करता है। बात समझे? तो इसीलिए इसने कहा कि भाई मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा। तो इसके कारण क्या ईरान नहीं चिढ़ा या फिर इजराइल नहीं चला? ये 2 घरों की या फिर 2 मित्रों की दोस्ती नहीं है, ये 2 राष्ट्रों की दोस्ती है। इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, राजनीतिक कूटनीतिज्ञता, ये इसका पार्ट है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं आता। बात समझे? तो हम न्यूट्रल हैं इसमें कि भाई हम इसकी साइड भी नहीं है, उसकी साइड भी नहीं है। अब जब हम न्यूट्रल हैं तो कोई तो बीच में आएगा। जब हम न्यूट्रल हो गए हैं तो कोई तो बीच में आएगा। तो बीच में आया कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा कि मैं करूंगा। ठीक है, जब तुझसे ना सुलझे तेरी उलझे हुए धंधे तो पाकिस्तान पर छोड़ दो, हम सुलझाएंगे। ठीक है, वैसे तो यहां पर भगवान थे, पर यहां पर पाकिस्तान ने स्वयं को समझा क्या भगवान, कि मैं सॉल्व कराऊंगा। ये गया नेगोशिएट करने के लिए कि भाई अब यहां पर हुआ ये कि इसी बीच में अभी अप्रैल की शुरुआत में आपने देखा होगा, अप्रैल के मिड ऑफ अप्रैल में आपने देखा होगा कि बोला गया कि भाई आप सीज फायर करो। सीज फायर का मतलब है कि जो सेना जहां पर है वहीं पर रुक जाए, इसको सीज फायर कहा जाएगा। और अब आप करना चालू करिए क्या? नेगोशिएशन। पाकिस्तान ने बोला बिल्कुल सही है, मैं नेगोशिएशन करवाऊंगा, मैं दोनों को एग्री करवाऊंगा। आओ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को पूरा सजाया जाता है। ये पूरी ये जो ईरान के डिप्लोमेट्स हैं ये आते हैं, रक्षा मंत्री ये आते हैं, यूएस से आते हैं, इजराइल से आते हैं। इजराइल बोलता है वो सब ठीक है, सीज फायर करना है ना, तैयार है।
ठीक है, ईरान बोलता है कि भाई सीज फायर होगा, पक्का होगा, ठीक है, मैं तैयार हूं, बताओ क्या क्या शर्त है। ये शर्त है, पहली बात जो शर्त रखी गई, शर्त नंबर 1 थी, ठीक है, ये किसकी साइड से है, ये ईरान के लिए है, ईरान हेतु या फिर ईरान के लिए शर्तें क्या थी कि सीज फायर होगा इस कंडीशन पर कि सबसे पहले तो आप अपना जो न्यूक्लियर मिशन है इसको बंद करेंगे, न्यूक्लियर मिशन ये आप बंद करेंगे। कहा कि पहले हम मान भी लेते, पर अब तो युद्ध हो गया है और युद्ध के दबाव में आके हम कैसे बंद कर सकते हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि भाई आप असल में लेबनान का जो सपोर्ट है ये बंद करेंगे। इसने ये एक्सेप्ट किया ही नहीं कि हम लेबनान को सपोर्ट करते हैं, क्यों, मिलिटेंट ग्रुप है वो, कहा कि हम तो सपोर्ट करते ही नहीं, कहते नहीं एक्सेप्ट करो और मना करो। इजराइल के साथ क्या था, इजराइल से बोला गया था कि यार देखो यहां पर ना युद्ध हम समाप्त कर रहे हैं, सीज फायर हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, आप भी बताइए। कहा कि मैं सब कुछ इस पर अटैक रोकूंगा, ये सब कर दूंगा, लेबनान को तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, लेबनान को मैं बर्बाद ही करूंगा, ठीक, मैं बम्बार्डिंग करूंगा यहां पर। इसी के बीच में होता है ये कि जो वेस्टर्न पार्ट है यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं यहां पर भी अस्थिरता आ जाती है। क्यों, क्योंकि भाई जब मान लेते हैं कि दो भाइयों की लड़ाई हो रही हो, ठीक है, तो इसमें बहन ना पिटे कैसे हो सकता है, ठीक है, तो यहां पर ईरान इजराइल कुड़ रहे थे, अपना मस्त लड़ रहे थे, इसी में आ गए सऊदी, जो अदर जो गल्फ कंट्रीज हैं ये, है ना, एक बॉम्ब गिर गया यूएई पर, दुबई में, ठीक, इसमें दुबई हक्का बक्का हो गया, कहते हैं अरे भाई मैंने कुछ किया नहीं, मैं अपना शांति से सब कुछ कर रहा हूं, आप आ गए बीच में, मेरे को घसीट लिया, मैं किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल यार, मैं तो इन्वॉल्व भी नहीं था। इसी में फिर आप देखोगे कि लेबनान को भी घसीट लिया जाता है। तो ऐसे मल्टीपल टाइप के जो नेशन है ये छिड़ जाते हैं, और यहीं से यूएस को एक मुद्दा मिलता है, यूएस से पूछा जाता है उसका देश, उसका अंदरूनी मैटर, आप न्यूक्लियर पावर बना रहे, वो न्यूक्लियर वेपन बना भी रहा है, तो आप क्यों करेगा, कहता है नहीं, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और दूसरी बात, हमको वेस्टर्न एशिया के जो वेस्ट एशिया है इसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। तो अब इसको मैं एक बार कंक्लूड करता हूं, याद रखना, ईरान और इजराइल, कंक्लूड कैसे करता हूं, सुनना मेरी बात, कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में हो ये रहा है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में लेना देना हो गया है किसका, इजराइल की साइड से यूएस का। क्या यूएस बिल्कुल अगेंस्ट है ईरान के, नहीं। प्रीवियस टाइम में यदि आप देखेंगे यानी कि 1970s तक जो यूएस है इसने ना ईरान का सपोर्ट किया है, आफ्टर दैट ये इजराइल का सपोर्ट करने लगा, तो वर्तमान में यूएसए इसके साथ खड़ा हुआ है। ये न्यूक्लियर मिशन चला रहा है अपने यहां, न्यूक्लियर मिशन, जिससे नाखुश है यूएसए, क्योंकि यूएसए को यह डर है कि इसके कारण जो वेस्ट एशिया है यहां पर अशांति की जो स्थिति है ये उत्पन्न हो सकती है, और इसीलिए इससे ये नाखुश बैठा हुआ है। वेस्ट एशिया में शांति बनी रहे इसके लिए इसने स्वयं वहां पर अशांति फैला दी और इजराइल के द्वारा वहां पर अटैक कर दिया। भाई हमारा उद्देश्य क्या है, शांति फैलाना, तो हम अशांति ही फैला दे रहे हैं। आप बात समझ रहे हो कि क्या है उद्देश्य, क्या था, शांति बनाना, और आपने फैलाई क्या है, अशांति फैलाई है ना। यानी आप बोल रहे हो कि भाई मैं वर्ल्ड में पीस लाने के लिए काम कर रहा हूं, और यदि देखोगे तो बैक एंड से आप क्या कर रहे हो, जो पीस थी पहले से आप उसी को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हो। तो ऐसा नहीं है कि यदि ये नहीं आते तो इजराइल अटैक नहीं करता, इजराइल कभी ना कभी तो अटैक करता, पर इतने जल्दी नहीं करता, और करता तो इसके बारे में जो डिप्लोमेटिक टॉक होती वो थोड़ी सी करना आसान होता। बीच में यूएस आ गया इसलिए ये इजी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब दो देशों के बीच में बात यानी लड़ाई हुई है तो दो देश अपनी अपनी बात मनवाए एक दूसरे से। अब यूएस बोल रहा है नहीं, मेरी भी शर्तों को मानना पड़ेगा यार। नो डाउट कि ईरान के द्वारा चलाए हुए न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है इसके अगेंस्ट में कौन खड़ा है, स्वयं लेबनान भी, पर यूएस को साइड तो होना चाहिए ना। यूएस बोले कि भाई आप लोगों का मुद्दा यार सॉल्व कर लो, मैं तो आपकी साइड से बोलूंगा ही, ठीक, मैं बोलूंगा, सॉल्व हो गया, चलो ठीक है, खुश हो, मैं साइड आप लोग साइड, यही तो होता है ना। ये तो वही बात हुई कि आपकी और मेरी लड़ाई हो रही है और आपकी साइड से एक व्यक्ति आ जाए और आपका पक्ष लेने लगे, तो उसको बोलूंगा ना मैं कि अरे भाई देखो यार आपका मैटर नहीं है, आप 2 मिनट के लिए साइड हो, हम दोनों बात कर लें, सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो अपने अपने घर चले जाएंगे। यूएस आ गया बीच में। अब यहां पर याद रखना कि चलो ये भी हो गया। अब सीज फायर की बात आई, सीज फायर की बात आई तो मल्टीपल टाइप के जो डिस्कशन है ये हुए। इन डिस्कशन के बाद में ये फैसला निकला कि भाई साहब हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि सभी देश अपनी अपनी जो बात है इसको एक्सेप्ट करें, अपनी अपनी बात रखें, दूसरे देश इसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस ही बन जाती है तो सीज फायर हो जाएगा।
एक्सेप्टेंसी नहीं बनती। 2 दिन तक बातचीत चलती है, इस्लामाबाद को सजाया जाता है, दोनों देशों के डिप्लोमेट्स आते हैं, बातचीत चली 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 2 घंटे, दैट मींस 48 आवर अप्रोक्सीमेटली तक ये बातचीत चली। एंड ऑफ द डे ईरान इन सभी बातों पर एग्री नहीं किया, लेबनान एग्री नहीं करता है, सॉरी जो इजराइल है ये एग्री नहीं किया कि मैं लेबनान पर अटैक बंद करूंगा, ये बात फेल हो जाती है। इसी के जस्ट बाद एक वो प्रोजेक्ट चलाते हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप, और बोलते हैं कि भाई प्रोजेक्ट फ्रीडम। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट फ्रीडम? तो यूएसए के लिए ट्रेड बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन हर एक कंट्री के लिए जो ट्रेड है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है? प्रोजेक्ट फ्रीडम में हम करेंगे भाई साहब ये कि असल में जितने भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंसे हुए हैं हम उनको निकालने का प्रयास करेंगे, स्पेशली जो यूएस शिप्स हैं उनको। और इसके लिए इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बमबार्डिंग करना चालू भी कर दिया। अब ईरान और गुस्से में हुआ, ईरान ने कहा अब तो मैं और नहीं करूंगा भाई, ठीक है, बिकॉज कि आप जरा सोचो लीडर के डेथ के बाद भी यदि वो देश खड़ा है मतलब कि अंदर से वो तैयार है। बाकी क्या लगा था कि तैयार नहीं है और 3 दिन में वॉर खत्म हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 3 दिन का टारगेट लिया था, पर वॉर लंबी चल गई, मतलब कि वो भी तैयार है ना, वही आने वाली क्या कंडीशंस हैं इसके लिए मैं प्रिपेयर रहूं, बात समझिए। तो इन्होंने कहा कि अब मैं नहीं रोकूंगा। अब ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है और इसमें जिन शिप्स पर जिस एरिया पर अटैक किया गया था, ईरान के जिन एरिया पर अटैक किया गया था, उससे गुस्सा ईरान ने फिर यहां पर कोई भी बात मानने से इंकार कर दिया, कहा कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। परसों नरसों आप देखना कि प्रोजेक्ट फ्रीडम खत्म करने की बात कही है किसने? यूएस ने। और क्यों कही है? क्योंकि ये जो नेगोशिएशन है ये अभी वर्तमान में भी जारी है और वर्तमान में भी ये चल रही है, और यदि ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो और नेगोशिएट हो गया तो ये वॉर हो सकता है रुक जाए, नहीं तो ये एक फुल फ्लैश वॉर बनेगा। और फुल फ्लैश वॉर ना बने इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे तो फुल फ्लैश वॉर है पर अदर कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व होने लगेंगी, और यदि अदर कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होने लगी तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इसलिए है क्योंकि इसके कारण जो वर्ल्ड पीस है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी। बात समझिए, बात समझिए। सो प्रोजेक्ट फ्रीडम के बारे में याद रखना है। अब यहीं पर जब भी किसी एरिया में या फिर जब भी 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि बस वो 2 देश प्रभावित होते हैं, अपितु उनके आसपास का जितना भी एरिया है ये वो भी प्रभावित होता है। इसको कहा जाता है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ वॉर, यानी कि किसी भी युद्ध का जो भौगोलिक परिणाम है ये क्या होता है। भौगोलिक परिणाम ये होता है कि भाई यदि मैं इस क्लास में किसी से मेरी बहस हो जाए तो उस व्यक्ति से बहस होने पर बाकी जो क्लास है ना इसका दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार या तो आप मुझे गलत समझेंगे या फिर आप स्टूडेंट को गलत समझेंगे कि स्टूडेंट यार पढ़ने के लिए आए थे, कुछ बोल रहे थे सुन लेते, या फिर आप मुझे बोलेंगे कि सर पढ़ाने के लिए आए थे, आपको बच्चों से क्या ही लेना देना है, यही होगा, यही हुआ, ठीक है। तो असल में यही तो हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया ओपेक में कि भाई ये मेरा तो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, आपने मेरे को फ्री में घसीट लिया, पहली बात। दूसरी बात कि असल में ओपेक की जो मेंबरशिप है यूएई ने यदि ये छोड़ी है तो इसका इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, पर हां एरिया तो है ना वो वाला, और यदि एरिया है तो एरिया वाइज आपको अनसर्टेनिटी तो देखने के लिए मिलेगी, और यदि यहां पर अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिल रही है, क्या बोला मैंने? एरिया वही वाला है, एरिया है तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर अनसर्टेनिटी मिल रही है, और अनसर्टेनिटी मिल रही है तो इसका जो ऑयल प्रोडक्शन है ये भी तो प्रभावित होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ओपेक में नियम कानून कायदे हैं कि भाई कोई भी कंट्री हो ये कितना ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी या फिर कितना ऑयल ये निकालेगी, माइनिंग करेगी, उसका इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी, ये तमाम प्रकार की चीजें, बात समझे ना। तो यूएई ने कहा कि भाई हम जितना चाहे निकाले यार, क्यों? क्योंकि हमारे यहां तो ये बहुत अच्छे से होता है तो हम जितना चाहे निकाल सकते हैं। अब मेरे को अपना जो ऑयल मैनिपुलेशन है ये करने के लिए जरूरी हो जाता है कि मैं पहले ओपेक की मेंबरशिप छोड़ूं, क्योंकि ओपेक के जो नियम कानून कायदे हैं ये मुझे अपने यहां मनमाने तौर पर जो ऑयल प्रोडक्शन है ये करने से रोकते हैं, और जब मैं मनमाने आधार पर ऑयल प्रोडक्शन नहीं कर पाता तो ये मेरे इकोनॉमी के लिए ही खतरा है। अब कैसे खतरा है जरा ये भी देख लो। इसने कहा कि भाई ये टॉपिक से हम भटके हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं टॉपिक से आउट ऑफ द बॉक्स गया हूं बिकॉज कि ये भी इंपॉर्टेंट है, बात समझना। बात समझो कि ओपेक बोलता है कि भाई जो भी इसका भाग है, जो भी देश इसका मेंबर है, उसकी लिमिटेशन हम तय कर देंगे। लिमिटेशन तय करने का मतलब कि कितना वो ऑयल उत्पादन करेगा, ठीक,
कितना वो बाहर भेजेगा, ठीक, कितना ऑयल उत्पादन करेगा, कितना बाहर भेजेगा, ठीक, उसकी क्या वैल्यू रहेगी, क्या रेट वगैरह ये सब रहेगा, ये सब कौन तय करेगा, ये सब हम तय करेंगे, हम, ठीक है। ओपेक, और ओपेक के मेंबर कौन है, यानी ओपेक के मेंबर वही तेल उत्पादक देश, और ये सब मिलकर ये सब तय करेंगे कि भाई कितना उत्पादन करना है, कहां भेजना है, ठीक, और इसका क्या वैल्यू रहेगी। कहा कि ठीक, दिक्कत की बात नहीं है। यूए ने कहा कि यार इसमें ना एक क्लॉज मेरे को पसंद नहीं आ रहा कि कितना उत्पादन करना है, ठीक, भाई मैं कितना उत्पादन करना है और कितना बाहर भेजना है। यदि मान लो मेरी कैपेसिटी है 100 लीटर उत्पादन करने की और आप बोल रहे हो नहीं 50 ही करूं, तो मैं 100 क्यों ना करूं। यदि ये मेरे विकास में बाधा बनेगा तो मैं छोड़ता हूं इसको मेंबरशिप। उसने छोड़ दिया मेंबरशिप, बात समझी। 1 मई के आसपास की ये बात है, 1 मई या फिर 29 अप्रैल के आसपास की ये बात है, उसने छोड़ दी मेंबरशिप, ठीक है। इसके कारण जो ओपेक की ओपेक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, ये वीक हो गया। और क्यों वीक हुआ, क्योंकि यूएई इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग नेशन अंडर दी ओपेक, बात समझिए। ओपेक के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक आता है, और किसी शक्तिशाली देश का इस ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बाहर जाना, दैट मींस ये एक प्रकार की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। क्यों, क्योंकि जब देशों को मालूम चलता है कि यार इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री बाहर चली गई तो हम भी बाहर जाएंगे, धीरे 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 वो जो ओपेक या फिर जो भी संस्था है उसकी वैल्यू पर बात आ जाती है कि इसकी वैल्यू कितनी है। गेटिंग माय पॉइंट। सो इसको याद रखिएगा। तो यहां पर याद रखो कि असल में अब यूएसए बोलता है कि भाई वेस्ट एशिया में ये जो कंडीशन है या फिर पीस जो है, शांति जो है, इसको बनाए रखने के लिए मैं चाहता हूं कि ईरान ये परमाणु हथियार ना बनाए, ये परमाणु प्रोजेक्ट अपना बंद करे। ईरान मानता नहीं है, सब कुछ होता है। अब यहां पर इंडिया है, यहां तक बात समझ में आई है पक्का। कहानी कहां से कहां निकली और कहां पहुंची। यहां पर इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इसलिए यहां पर अकर हो रहा है क्योंकि इंडिया में ना ऐसा नहीं है कि ऑयल प्रोडक्शन नहीं किया जाता, किया जाता है, पर इंडिया की जो ऑयल डिमांड है, अब ऑयल डिमांड कैसे है, तो ऑयल डिमांड के साथ साथ यहां पर गैस डिमांड भी शामिल हो जाएगा। और ऑयल डिमांड के साथ साथ गैस डिमांड कैसे शामिल होगा, तो याद रखना कि असल में ये बनता किससे है, क्रूड ऑयल से। किससे बनता है ये, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल को ही जब रिफाइन किया जाता है तो इसी से बनता है क्या, पेट्रोल। क्या बनता है इससे, पेट्रोल। इसी से बनता है डीजल। इसी से बनता है क्या, जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विड नेचुरल गैस, इसी से बनती है, ठीक। जो ज्यादा हैवी रहेगा वो नीचे रहेगा, जो ज्यादा लाइट रहेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक। असल में हमारे यहां क्रूड ऑयल का शॉर्टेज हुआ तो सबसे पहले एलपीजी क्राइसिस हुआ, ठीक। पेट्रोल डीजल क्राइसिस नहीं हुआ। क्यों हुआ एलपीजी क्राइसिस, क्योंकि एलपीजी हम डेली यूज में यूज करते हैं। ये पेट्रोल और डीजल का सब्स्टिट्यूट तो हमने ढूंढ लिया है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक। रीन्यूएबल यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये सोलार विंड, ठीक, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ये तमाम प्रकार की चीजें। पर इसका कोई हमारे पास रिप्लेसेबल ऑप्शन नहीं है, बात समझे। सो यहां पर हम सबसे ज्यादा तंग है तो इससे, और इसीलिए हम आ गए हैं किस पर, एलएनजी पर, कि एलपीजी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है और इसीलिए एलएनजी को लाया जाए। बात समझिए, ये हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के लिए। तो यहां पर याद रखो क्रूड ऑयल आता कहां से, हमारे यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ऐसा नहीं है कि पूरा आता है, असल में ऑयल डिमांड हमारे यहां बहुत ज्यादा है, गैस डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अब हमारे यहां जो क्रूड ऑयल आता है इसका बस, या फिर हमारे यहां जितनी जरूरत है उसका अप्रोक्सीमेटली 15% ही हमारे पास मौजूद है। नहीं तो जो 85% है ये हम कहां से मंगा रहे हैं, बाहर से। और ये जो 85% है ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है इसी गल्फ नेशन वाले एरिया से, गल्फ कंट्री वाले रीजन से। और यदि ये गल्फ रीजन से आ रहा है तो याद रखो कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि भाई हमारे यहां यदि प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो ये बता चुका हूं कि 15 या एक, हाँ, पेट्रोल हमारे यहां 50 दिन का रिजर्व है और जो क्रूड ऑयल है ये 25 दिन का रिजर्व है ना। ऐसे ये डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली 60 दिन का रिजर्व हमारे पास है, बस 60 या 70 दिन का, जो बहुत कम है, ठीक है।
बड़े बड़े देशों के पास जाओगे तो 200 243 ऐसे डेटा मिलेगा आपको कि इतना दिन का रिजर्व है इनके पास। एलपीजी का भी रिजर्व हमारे पास बहुत ज्यादा कम है, और इसीलिए भारत में टेंशन बनी रही है कि भाई यदि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व होना चाहिए। अब भारत इसको सॉल्व करने में क्या कर सकता है? भारत कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि क्यों? क्योंकि भारत किसी की साइड से नहीं बोल सकता, ना ही ईरान की साइड से और ना ही ये इजराइल की साइड से। इसको दोनों ही पक्षों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, बात समझे ना। और ये था पूरा ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कहां से शुरू हुआ, देख लो कहां से शुरू हुआ, इसकी क्या हिस्ट्री है, साथ में इसका क्या जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया का इसमें क्या रोल है, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है, इसके बारे में सुन लेना कि प्रोजेक्ट फ्रीडम बताया कि जहाजों को निकालने के लिए चलाया गया था यूएस के द्वारा, अभी हाल फिलहाल में यह बंद कर दिया गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम। साथ में ओपेक क्या है और यूएई इससे क्यों बाहर आया, और इस ओपेक का इस ईरान इजराइल वॉर से क्या रिलेशन है, ये तमाम प्रकार की जानकारी हुई, ठीक है। इसमें 4 से 5 करंट अफेयर ऐसे हैं कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट इसमें जो पाकिस्तान का रोल है इसके बारे में कहा गया था कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल इमेज है ये थोड़ी सी अपग्रेड हो रही है, और जो इंडिया की ग्लोबल इमेज है ये थोड़ी सी वीक हो रही है। व्हाई? तो इसका आंसर ये है कि भाई इंडिया इस मैटर पे नहीं बोल रहा है, इंडिया इवन किसी भी मैटर पे नहीं बोल रहा है। अभी इंडिया को देखो किसी भी मैटर पे ये बिल्कुल चुप है, आपको जो करते बने कर लो, ठीक, मेरा कुछ ओपिनियन है ही नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, ये बोल रहा है इंडिया, बात समझ रहे हो। तो ऐसी ऐसी जो धारणाएं आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम ये है और साथ में ओपेक, इन सभी के बारे में हो गया है पक्का। यहां तक यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बोले मैम चांगले वांगलिस, बेटे बताइए मैम। चलो क्या हो गया, कोई डाउट? पक्का 100%। देखो गवर्नेंस सब्जेक्ट पढ़ा है ना, गवर्नेंस, गवर्नेंस, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नेंस, ठीक है। इसको कहा जाता है शासन, ठीक। सुनिएगा ये जो शासन है ना ये हर जगह पर एप्लीकेबल होता है, एवरी प्लेस में ये एप्लीकेबल होगा, ठीक। यदि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं तो आप भी ये चाहते हैं कि यहां पर गुड गवर्नेंस हो, ठीक है। इसी प्रकार से यदि कोई कंपनी होती है तो याद रखो एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मैनेजर्स हैं, ठीक है, ये मैनेजर्स की लेयर है, कंपनी है, कंपनी के अंदर मैनेजर हैं, मैनेजरियल स्टाफ है, इन मैनेजर्स की अलग अलग लेयर हैं कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली, और इसी में एम्प्लॉयज भी हैं, ठीक है। मैनेजर बोला जाए या फिर एम्प्लॉय बोला जाए ये एक ही बात होगी। इनका क्या फर्ज बनता है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय हो, किसी भी एम्प्लॉय का क्या फर्ज बनता है, ठीक। यदि ये अपर लेवल मैनेजमेंट है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है, तो याद रखो बेवकूफ है वो व्यक्ति जो कि अपर लेवल मैनेजमेंट में होकर अपने अंडर काम करने वाले लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पा रहा। पहली बात, बेवकूफ है वो व्यक्ति जो अपर मैनेजमेंट का होकर, ठीक है, या फिर मैनेजरियल स्टाफ का होकर लोअर मैनेजमेंट से काम नहीं निकाल पा रहा, वो भी प्यार से। बेवकूफ है वो व्यक्ति जिसको रूल्स नहीं पता है कि अपर लेवल मैनेजमेंट को एक्चुअली में कंट्रोल कैसे किया जाता है। और मैं सही बताऊं ये प्रॉब्लम सभी जगह पर है,
आप जिस भी प्लेस को देखेंगे वहां पर आजकल ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में ले जाते हैं। 10 12 15 मिनट का ये टॉपिक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, पेन कॉपी अपने संभाल के रखना। ठीक है, चलिए आ गया ना, सुनिएगा मेरी बात कि असल में हुआ ये कि भाई आज के समय में ये जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब देखने के लिए मिला। इसमें होता क्या है कि भाई एक कंपनी है, एक कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है और इन सभी की वैल्यू क्या है या फिर इन सभी की ड्यूटी, वेरी गुड है ना, इन सभी की ड्यूटी क्या है? इन सभी की ड्यूटी ये है कि ये इस प्रकार से काम करें कि जो कंपनी है इसका प्रॉफिट पॉसिबल हो सके, यानी कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना इनका ये मेन एजेंडा होना चाहिए। बात समझिए, और यदि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना ये इनका मेन एजेंडा होना चाहिए तो भाई यदि मान लो यहां पर रहने वाले जो मैनेजर हैं और साथ में जो एम्प्लॉइज हैं ये ऐसा काम करने लगते हैं कि कंपनी को बिना बताए डिसीजन लेने लगते हैं, तो ये किस में आएगा? बैड गवर्नेंस में। गुड गवर्नेंस क्या है कंपनी में? एक कंपनी के अंदर गुड गवर्नेंस ये है कि मैं जो कर रहा हूं मेरे बॉस को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यदि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, जैसे यदि मैं यहां पर कुछ कर रहा हूं तो आकाश सर को मालूम, सिंपल सी बात है। यदि मान लो मैंने उनको इन्फॉर्म किए बिना कुछ काम कर दिया तो ये मेरी मिस्टेक है। ठीक है, होता है ऐसा, और इसीलिए आपके पिताजी जॉब करते होंगे तो उन्होंने भी ये काम किया होगा कि भाई पहले बॉस से परमिशन ले। ऐसा नहीं कि बॉस से परमिशन लेना इज अ चमचागिरी, नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म का रूल है, एक कंपनी का रूल है, ये हायरार्की है। बात समझिए, इस हायरार्की को मानना और ना मानना, वेरी गुड, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। ठीक है, मैं हो गया ना ऐसा, गलती हो जाएगी, है ना? तो यहां पर इस हायरार्की को मानना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। बात समझो कि यदि इस हायरार्की को डिस्टर्ब कर दिया तो कंपनी के अंदर जो गुड गवर्नेंस है वो क्या हो जाएगा? बैड गवर्नेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर याद रखो कि असल में ये एक मुद्दा उठा कि ना एक कंपनी थी, इस कंपनी का नाम मैं नोट्स में बताऊंगा, मैं भूल गया, इसीलिए मेरे को ये थोड़ी सी जो फ्रेंच है ये, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो आप लोग? चौगले स्टीमशिप, चौगले स्टीम शिप। ठीक है, चौगले स्टीम शिप, साउथ की है बेटा, है ना, चौगले स्टीम शिप लिखा। ये जो चौगले स्टीम शिप कंपनी थी असल में इसमें कई प्रकार के जो मिसबिहेव है ये पकड़े गए थे। अब इसमें हुआ क्या था समझ गए? गवर्नेंस क्या होता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि इसके अंदर काम करने वाले जितने भी पर्सन हैं, ये इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के लिए, है ना। यदि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं और इससे कंपनी को फायदा हो रहा है तो ये गुड गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आएगा। यदि ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई ये कंपनी को क्या जो मैनेजर है या फिर जो मैनेजमेंट है इसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी बात नहीं मान रहे हैं, यूनिटी इसके अंदर है नहीं, कई केसेस में ये देखा गया है और आज तो मल्टीपल टाइप के केसेस में ये दिख रहा है। चौगले स्टीमशिप इज अ एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत बड़े लेवल पर जो मिस मैनेजमेंट है ये देखने के लिए मिला। अब हुआ क्या है कि कंपनी के कुछ एसेट्स होते हैं, ठीक है, इन एसेट्स को बहुत ज्यादा एसेट्स मतलब जानते हो ना, संपत्ति होती है, परिसंपत्तियां होती हैं। ये जो संपत्ति परिसंपत्तियां हैं इनको बहुत ज्यादा संभाल कर रखा जाता है, ठीक है। इनको गलत तरीके से खरीदना बेचना या फिर इनको गलत तरीके से अप्रूव करना ये पॉसिबल नहीं है, या फिर यदि ऐसा होता है तो इस पर कंपनी जांच बैठाती है, मैनेजरियल स्टाफ बैठता है और उस मामले की जांच करता है। बात समझिए। हुआ यह कि यहां पर जो एसेट थे उनको सेल कर दिया गया बिना मैनेजमेंट से पूछे, ठीक, पहला इशू। दूसरा इशू यह था कि भाई यहां पर जो यानी मेरे और आपके बीच में क्या डील हुई है, यह डील कंपनी को मालूम होना चाहिए और इसीलिए कंपनी ना पूरा लेखा जोखा रखती है। हर शाम को यहां पर आप देखना कि ना टीचर्स बैठे रहते हैं और ये बैठकर डिस्कशन करते हैं कि आज क्या क्या हुआ है, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, क्यों? कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। पूरे मैनेजर स्टाफ बैठता है और डिस्कस करता है कि ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ, क्योंकि आगे रिपोर्ट देनी है, ठीक। ये इंस्टीट्यूट ओपन होता है जब सुबह 8 बजे,
तो सुबह 8 बजे इसकी फोटो क्लिक होकर वो पहुंचती है आगे कि ये ओपन हो गया है, बंद होता है तो बंद होकर इसकी फोटो भेजना होता है आगे। ये कंपनी के रूल है। यदि मान लो इस रूल में एक छोटा सा लैप्स आए, और ये लूप होल क्या है कि एक दिन यदि फोटो नहीं पहुंची और मैनेजर इसको क्या कर ले, कंसीडर कि ठीक है एक ही दिन नहीं आई है, तो दूसरे दिन वो नहीं आएगी। क्या यार भेजो ना भेजो एक ही जैसा है, ठीक है। इसलिए छोटी सी भी गलती होती है कंपनी में, उसको सीरियसली लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर ये बड़ी बनेगी। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो असल में यहां पर जो एसेट्स थे उनको सेल किया गया, साथ में कंपनी से जो जरूरी जानकारी थी ये छिपाई गई। जरूरी जानकारी मतलब कि जो आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित, मार्केट से संबंधित, वैल्यूएशन से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो छुपाई गई। साथ में आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक सिस्टम आपको हर जगह पर देखने के लिए मिलेगा, और इसको नाम दिया जाता है मामा भांजावाद या फिर चाचा भतीजावाद, ठीक है। ऐसे ही जो स्टीमशिप कंपनी थी, स्टीमशिप कंपनी में ऐसे बहुत से जो इशू हैं ये देखने के लिए मिले, ठीक है। है ना, यहीं पर याद रखिएगा कि हाँ, कई बार ये जो चाचा भतीजावाद समझते हो, चाचा भतीजावाद यानी कि यदि किसी कंपनी में मैं हूं तो मेरा जो सबसे फेवरेट पर्सन है मैंने उसको बुला लिया, मैंने बाहर वाले लोगों को आने ही नहीं दिया, तो ये देखा गया। तो असल में ये भी बैड गवर्नेंस में आता है। मैं आपको सही बताऊं कि कॉर्पोरेट में ना ये कल्चर एक्सट्रीम लेवल पर आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, एक्सट्रीम लेवल पर देखने के लिए मिलेगा। और उसका असर ये हो रहा है कि एक्चुअली में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं इनकी धीरे धीरे कमी हो रही है। साथ ही साथ यदि आप देखोगे तो कई बार कंपनी ये करती है कि जीएसटी होता है, टैक्स देते हैं हम, तो कंपनी ये करती है कि ना अपना टैक्स बचाने के लिए मल्टीपल स्थानों पर अपनी जो सब्सिडरीज हैं ये खोलती है। जैसे कंपनी को जब ना किसी से फंडिंग लेनी होती है ना, मैं आपको सही बताऊं कि यदि मुझे किसी से फंडिंग लेनी है, मुझे जरूरत है कितने की, 5 करोड़ की। कितने की? 5 करोड़ की। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि 5 करोड़ की यदि मुझे फंडिंग चाहिए तो मेरे को पैसा दिखाना पड़ेगा कि भाई आप मुझे पैसा क्यों दोगे। आप बोलोगे बताओ क्या संपत्ति है आपके पास, तो फिर मेरे को अपनी संपत्ति दिखानी पड़ेगी। अब या तो मैं दिखाऊं, नहीं तो मुझसे जुड़ा हुआ कोई अदर व्यक्ति दिखाए। तो फिर मेरे बीच में आएंगे कौन, पेरेंट्स या फिर मेरे भाई बहन, और बोलेंगे कि भाई 5 करोड़ इनको चाहिए है। तो पहले तो फंडिंग करने वाला देखेगा कि यदि मान लो 5 करोड़ डूब गए तो ये 5 करोड़ कैसे देगा, फायदा नुकसान छोड़ो, ये 5 करोड़ कैसे चुकाएगा मेरे को। ऐसा थोड़ी है कि भाई अचानक से मैं 5 करोड़ मांगू किसी से और 5 करोड़ दे देगा, नहीं। असल में यदि मैं 5 करोड़ मांगूंगा और मेरी जो वैल्यूएशन निकल के आई ये 20 लाख तो निकल के आई, तो मेरे को 20 लाख ही मिलेंगे। ठीक है, इसी को कहा जाता है कि आपकी सिविल कितनी है, सामान्य भाषा में सिविल स्कोर, कि भाई इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि आप देने के कैपेबल है भी या नहीं। बात समझना कि कई बार होता ही है कि ना कंपनी को यदि मान लो फंडिंग चाहिए होती है तो ये अपनी सब्सिडरीज खोलना चालू करती है कि यार देखो ये एक कंपनी है मेरी, ये कंपनी कहां पर स्टैब्लिश है, मान लेते हैं चंडीगढ़ में। अब ये बताना चालू करेगी क्या, ये देखो एक ब्रांच मेरी दिल्ली में है, ठीक है, एक ब्रांच मेरी बेंगलोर में है, एक ब्रांच मेरी कहां पर है, नागपुर में है, एक ब्रांच मेरी चेन्नई में है, ठीक है, एक ब्रांच मेरी गुवाहाटी में है। ठीक है ना, यहां पर ब्रांचेस हैं, मैंने ब्रांचेस खोलनी है, पर रियलिटी में यदि आप देखोगे तो यहां पर कंपनी रजिस्टर्ड बस है। ठीक है, कुछ प्रोडक्शन यहां पर नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो इसको कहा जाता है ऑफशोर कंपनी, यानी कि दिखावे की फैक्ट्री। ठीक है, बस यहां पर मैं बैठा हुआ हूं और मैंने यहां पर कंपनी रजिस्टर करी है, इसका कोई रियलिस्टिक प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। इसके कारण हुआ क्या कि भाई देखो 5 जगह पर इंडस्ट्री है यार इनकी, 5 जगह पर अलग अलग काम करते हैं,
मैंने दिल्ली और बेंगलोर की ब्रांच देखी है, यहां पर एक कंपनी में 500 लोग हैं, यहां पर 500 हैं, यहां पर 500 हैं, ठीक है, मतलब कि 500 2500 एम्प्लॉय यहां पर काम कर रहे हैं। अरे है 1500, 1000 तो गायब है। क्यों? क्योंकि मैंने एक कंपनी की वैल्यूएशन बताई 1 करोड़, ठीक है, मुझे चाहिए 5 करोड़, इसके बेस पे मैंने 5 करोड़ लिया, मेरा काम हो गया, बस खत्म बात। तो ऐसे में ना कई बार हो ये जाता है कि नुकसान हो जाता है, लोगों का ट्रस्ट इशू बिल्ड नहीं हो पाता, बात समझे। और इसीलिए कहा गया है वर्तमान में कि भाई ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसमें सुधार होना चाहिए। और ये सुधार कैसे होना चाहिए? तो गवर्नेंस अकेला फैक्टर नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसे रूल बनाने चाहिए कि यहां पर वर्किंग आवर भी अच्छे से मालूम चले, साथ में जो मैनेजमेंट है इसके बीच में ट्रांसपेरेंसी हो। कई बार मैनेजमेंट और साथ में वर्कर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, और ट्रांसपेरेंसी तो मस्ट होती है। साथ में लोन रिस्क की यदि हम बात करें कि इतनी सारी कंपनी दिखाकर जो फैक्ट्री है ये लोन ले लेती है बैंक से और फिर उस लोन को चुका नहीं पाती, तो ये कंपनी बैंक में जाकर बोल देती है कि भाई मेरे पास पैसा ऐसा नहीं है यार। मैं सही बताऊं, हरियाणा में सबसे ज्यादा केसेस यदि किसी चीज के दर्ज होते हैं तो ये बैंक फ्रॉड के हैं, तो ये सामान्यतया। बैंक फ्रॉड, बैंक नहीं करता फ्रॉड, आदमी कर देते हैं फ्रॉड बैंक के साथ। आदमी, बताया था इंसिडेंट मैंने कि पैसा लिए, पैसा लेने के बाद नहीं चुकाया, बोल दिया है ही नहीं, तो अब वो जो पूरा यानी पैसा है वो किसमें चले जाएगा, उसको क्या कहते हैं यार, एनपीए में चले जाएगा, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स में जाएगा। और यदि एनपीए में गया है तो अब उसको रिकवर किया जाएगा। तो इसकी सिविल बिगड़ गई, इसने दूसरे के नाम पे लोन लेना चालू कर दिया। तो ऐसे तमाम प्रकार के केसेस, इसको कहा जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये टॉपिक भी आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और क्या प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या? याद नहीं आ रहा। किसके अंतर्गत आता है मतलब? हाँ 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 हाँ, सेटलमेंट ही कहते हैं यार उसको, कुछ और भी कहते हैं। बताओ, पूछो इकोनॉमी किसने पढ़ी है? क्या बेटा? सेटलमेंट ही कहते हैं वैसे तो। कौन आएगा? ठीक, मुझे याद नहीं आ रहा। बड़े आगे चलो, ठीक। नाउ यहां पर अब कहानी आती है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। यदि बात की जाए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये क्यों जरूरी है भाई? सबसे पहले तो ये समझो कि अभी हाल फिलहाल में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर एक पिटीशन आई है, ठीक है, या फिर पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया है कि गवर्नमेंट का जो तर्क है ये गलत है, और इसने बोला है कि इसके मामले में जल्दी जल्दी जो जांच है ये होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट का तर्क गलत है। ये परसों की न्यूज है, आज भी, सॉरी ये आज की न्यूज है। इसके बारे में परसों भी डिस्कशन हुआ है, इसके बारे में 1 महीने पहले, यानी कि हर महीने में 10, 12, 15 बार इसका डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ध्यान से मेरी बात समझना कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। यह है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट असल में कहां पर है? तो इंडिया के दो यूनियन टेरिटरी जिनकी लोकेशन एक्चुअली में आइलैंड पर है, ठीक है। इसमें एक आता है लक्षद्वीप और एक आता है क्या? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि यहां पर ये जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे। ये है हमारा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, यहां पर 10 डिग्री चैनल, ये है कार निकोबार, और नीचे आता है ग्रेट निकोबार, बीच में लिटिल निकोबार, ठीक है। यह है हमारा ग्रेट निकोबार वाला एरिया, दैट इज ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है बाय द नेम ऑफ, हाँ वेरी गुड, इंदिरा पॉइंट, यहीं पर मौजूद है। और यहीं से यदि आप देखेंगे तो यह है हमारा क्या? ग्रैंड चैनल यहां पर, और इससे नीचे से चालू हो जाता है क्या? क्या चालू होता है? इंडोनेशिया, वेरी गुड, ठीक है। मैप तो याद नहीं है ना, वेरी गुड। इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड? तो यहां पर है सुमात्रा आइलैंड। बात समझिए। अब बात समझो कि हुआ क्या है। इस रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर अंडमान सी, दैट इज अंडमान सागर या अंडमान सी। जब आप देखोगे तो एशिया के दूसरी ओर यहां पर आपको दिखाई देता है पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर, ठीक, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। यह प्रशांत महासागर या फिर इसी को कहा जाता है पैसिफिक ओशन। होता यह है कि इस पैसिफिक ओशन पर जो चाइना का इंफ्लुएंस है ये बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तो यहां पर जब आप देखोगे तो चाइना कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई साहब यह है पूरा पूरा चाइना वाला रीजन, ठीक है। यहां पर आता है युआन प्रांत वाला एरिया, ठीक है, ये वाला पूरा सेक्शन। यहां पर ये साउथ, ये ईस्ट चाइना सी वाला सेक्शन, ये पूरा पूरा कनेक्टेड है किससे? इस पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन के थ्रू ये निकलता है और ऐसे इंडियन ओशन में आता है। इंडियन ओशन में आते हुए ये भारत के अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड से गुजरता है। नहीं आया समझ में? मैं बताता हूं कहां क्या लोकेशन है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट भी है, ठीक है। समझना बेटा, ये देखो, नहीं आ रहा है समझ में? देखो, ये अफ्रीका, ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस किया कि यह गल्फ कंट्री वाला रीजन, यह है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। और आगे आओगे तो यह है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, यहां पर कोरियन कंट्रीज, और यह है कामचटका प्रायद्वीप। अब बात समझी? अब देखो इसको और थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं। यहां पर आप देखोगे कि यह है सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, ठीक है। यहां पर यदि आप देखें तो यह है हमारा क्या? ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन। बात समझे? दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, यह ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन। और क्लियर किया जाए तो यहां पर आता है न्यूजीलैंड वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड न्यूजीलैंड। यहां पर यदि आप देखोगे तो हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला सेक्शन, ठीक है। यहीं पर मैंने बताया कि भाई कहां पर कौन कौन सी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जस्ट अ सेकेंड, यह है क्या? हमारा द ग्रेट इंडिया, दैट इज इंडिया। बात समझे? ठीक है। ये क्या है? ये हमारा इंडिया का अंडमान एंड निकोबार। दिख रहा है ना? या फिर थोड़ा डार्क करूं? अरे हाँ या ना? अंडमान एंड निकोबार दिखा? आफ्टर ऑल मैंने क्या बोला कि ये जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है साउथ ईस्ट एशिया। गेटिंग माय पॉइंट? इससे ऊपर जब आप जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा चाइना, दैट इज कॉल्ड चाइना, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट? आ गया है? बस हमको इतने की जरूरत है। सो अब देखो होता क्या है कि चाइना यहां से निकलता है, ऐसे निकलता है इस तरीके से। यहां पर है मलक्का स्ट्रेट, ये वाला जो पार्ट है यहां मलक्का स्ट्रेट है, और ऐसे करके ये पूरा पूरा निकलता है। बात समझी? यानी कि क्यों निकल रहा है? घूमने नहीं निकल रहा है, मम्मी ने नहीं डांटा इसको, ये व्यापार कर रहा है, ठीक। हम व्यापार करते हैं, ऐसे समुद्र में घूमने नहीं जा सकते, गोली मार देगा कोई भी, ठीक। क्या करते हैं बच्चे? व्यापार करते हैं।
ठीक है, उसके मम्मी पापा ने निकाला उसको घर से। देखो यहां से ये निकला, यहां से ये व्यापार करता है, ये जिस एरिया से गुजरता है वहां हमारा एक आइलैंड है और वो है ग्रेट निकोबार। इधर पूरा पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। बात समझे ना। अब निकला तो भारत ये चाहता है कि भाई यदि इस एरिया में हमने क्या कर लिया, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना लिया, यहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया, तो एक्चुअली में जो भारत है, जो इंडिया है, ये अपना इंफ्लुएंस, ये अपनी प्रेजेंस इस पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। बात समझ रहे हो, इस इंडो पैसिफिक रीजन में। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस बात को याद रखिएगा कि असल में अपना जो प्रेजेंस है, अपना जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो डोमिनेंस है, इसको रोकने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, चाइना का डोमिनेंस रोकने के लिए, और अपने प्रेजेंस, ठीक है, या फिर अपना जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका यूज करके अपनी जियोपॉलिटिकल वैल्यू बढ़ाने के लिए भारत ये बोल रहा है कि भाई मैं चलाऊंगा एक प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाएगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। लोकेशन समझ गए कि क्या है, ठीक है। तो इसीलिए भारत ने एक प्रोजेक्ट चलाया बाय द नेम ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, और इसी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए मैंने बताया कि यह है हमारा पैसिफिक ओशन, ये हमारा क्या, जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, यह है अंडमान सागर, और यहां पर पूरा पूरा फिर इंडिया आपको दूसरी साइड देखने के लिए मिलेगा। ये जो ग्रेट निकोबार वाला एरिया है, यहां पर हमने चलाया है क्या, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इसमें करना क्या है, इसमें हम बोल रहे हैं कि भाई हम यहां पर पोर्ट्स डेवलप करेंगे जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं, एक सेकेंड। सो यहां पर याद रखो कि यहां पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप करना है। ये यहां पर असल में ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इसमें शामिल है। अब जरा देखो, प्रोजेक्ट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब डेवलप करना है, सुनने में कितना बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। इसको लेकर असल में एक पिटीशन फाइल होती है कलकत्ता हाई कोर्ट में। अब कलकत्ता हाई कोर्ट में क्यों है, ये भी एक बात है कि भाई अंडमान निकोबार में क्यों नहीं, क्योंकि भारत में 36 ये स्टेट्स हैं, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, इसमें से बस 25 में हाई कोर्ट है। तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड और वेस्ट बंगाल का एक ही क्या है, हाई कोर्ट, और ये कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो कलकत्ता में एक मीना मैम है, वो जाती हैं और ये पिटीशन फाइल करती हैं, और इवन बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये जाते हैं और एक पिटीशन दायर करते हैं, ठीक है, एक याचिका दायर करते हैं। और ये जो याचिका है इसमें कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में यहां पर रहने वाली जो ट्राइब्स हैं, दैट मींस यहां पर रहने वाली जो जनजातियां हैं, ये खतरे में है, ठीक है, क्योंकि यहां का जो जंगल है ये खतरे में है। चूंकि यहां का जंगल खतरे में है, इसलिए यहां पर जो रेयर प्रजातियां दिखाई देती हैं ये खतरे में है। और चूंकि ये रेयर प्रजातियां खतरे में हैं, और इसीलिए शायद आपको याद हो कि इट इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर प्रोग्राम, याद है, ठीक है। बायोस्फीयर प्रोग्राम मतलब कि ये भारत के तप्त क्षेत्रों में शामिल किया जाता है, हॉटस्पॉट, ठीक, या फिर इसको यदि हम छोड़ भी दें, हॉटस्पॉट को छोड़ो, बायो ज्योग्राफी, जैव विविधता, या फिर क्या कहा जाता है, भौगोलिक जैव विविधता के क्षेत्र में ये शामिल है, ठीक
सुंडालैंड है ना, इंडो बर्मा, हिमालयन हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट, ये देखा है ना आपने, बायोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, भू जैव विविधकीय क्षेत्र, तो उसमें ये आता है। कहा कि सर यदि मान लो ये इसमें शामिल है, भारत में कितने हैं, भारत में कुल मिलाकर जैव, वो 4 हैं, ठीक है। क्या क्या नाम लिए मैंने, सुंडालैंड, इंडो बर्मा, हिमालयन, और कौन सा हिमालय, पूरा हिमालय, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न अलग अलग हैं, और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, बात समझिए। तो यहां पर आना कि कहा कि भाई यदि यहां पर बायोस्फीयर के अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सुंडालैंड का पार्ट है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के अकॉर्डिंगली तो इसको बचाना चाहिए। और आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो डिफॉरेस्टेशन, जंगल कटेंगे, जंगल के कटने से क्या होगा कि भाई यहां पर रहने वाली जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, ये कहां जाएंगी। अब ट्राइब कौन सी है, तो एक आती है हमारी क्या है, यहां पर रहने वाली जो शैंपेन है, शैंपेन, एक तो ये ट्राइब है, और दूसरी कौन सी है, यहां पर निकोबारी रहती है, एक है शैंपेन और दूसरी है निकोबारी ट्राइब। गेटिंग माय पॉइंट, एक है शैंपेन और दूसरी है निकोबारी ट्राइब। ये सुनने में हमको लग रहा है कि शैंपेन और निकोबारी ट्राइब से क्या हुई है भाई, ये जंगलों में रहती है, ठीक, ये उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ह्यूमन इंटरेक्शन इसका उतना ज्यादा है नहीं, बात समझे। और इसीलिए याद रखो कि असल में ये जो शैंपेन और साथ में ये जो निकोबारी ट्राइब है, इसके कारण भी और जंगलों के कट होने के कारण भी, रेयर स्पीसीज के कारण भी, बायोस्फीयर रिजर्व खतरे में होने के कारण भी, यानी कुल मिलाकर एनवायरमेंट को खतरा होने के कारण ये पहुंचते हैं, एक याचिका दायर करते हैं। और इस याचिका में कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट ना अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है इनको ध्यान में नहीं रख रही है। ये पूरा मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी ये पूरा मामला जाता है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो वर्तमान में भी चल रहा है। अब एक तो ये मुद्दा है कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, आप जरा सोचो कि एक्चुअली में एनवायरमेंटलिस्ट इस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में है, तो क्या ये तो बिल्कुल सही है कि भाई फॉरेस्ट यदि कट करोगे तो जो वन है ये खतरे में आएंगे, तो यहाँ की ट्राइब कहां पर जाएंगी, जो यहाँ के रेयर स्पीसीज हैं ये कहां जाएंगे। तो क्वेश्चन सही है। गवर्नमेंट के साथ जब तर्क किया गया तो उन्होंने तर्क का आंसर भी किया, भाई यदि ट्राइब खतरे में है तो हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। यदि मान लो रेयर स्पीसीज खतरे में, तो हम एनवायरमेंटलिस्ट को साथ में रखकर काम करेंगे कि इनको कैसे बचाया जा सकता है। यदि आप ये बोल रहे हो डिफॉरेस्टेशन ना करें, तो हम इतने ही फॉरेस्ट किसी और एरिया में डेवलप कर देंगे भाई। पर शायद आप ये बात जानते हैं कि गवर्नमेंट जब ऐसे प्रोमिसेस करती है तो इन प्रोमिसेस की क्या रियलिटी होती है, जानते हैं ये बात, जानते हैं कि नहीं। और यदि इन प्रोमिसेस की रियलिटी आपको पता है तो कैसे आप ट्रस्ट करोगे। खैर, कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला जाता है, और कलकत्ता हाई कोर्ट में जब बहस चलती है तो सरकार की साइड से जो वकील यहां पर तर्क दे रहे हैं वो बोलते हैं कि भाई मीना मैम जिन्होंने ये पूरी पिटीशन दायर की, क्या वो रहने वाली हैं अंडमान निकोबार की, नहीं है, तो ये पिटीशन दायर क्यों की, आपसे जुड़ा हुआ मामला ही नहीं है, आप फ्री में पिटीशन दायर कर रहे हो। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि भाई साहब देखो, पब्लिक लिटिगेशन डालने के लिए ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि स्पेसिफिक एरिया से आप बिलोंग करते हो। ये पब्लिक लिटिगेशन है ना, और पब्लिक लिटिगेशन है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशन डाल सकती है, और इन्होंने पिटीशन डाली और उस पर फैसला लेना पड़ेगा, बात समझे ना। और इसीलिए जो पूरा डिस्प्यूट है चल रहा है, बात समझे ना। तो ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। 4 टॉपिक आता है इलेक्शन कमीशन, आप लोग पढ़ चुके हैं पर ऑनलाइन है इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, जिसको हम इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर कौन बताएगा ये, वेरी गुड, बताइए क्या इशू है इसके अपॉइंटमेंट को लेकर। बोलो, नहीं पता, अरे यार कैसी बात कर, अभी मैं बताऊंगा फिर नहीं करना हो, सुनना मेरी बात। असल में 2023 में एक बिल आता है, अमेंडमेंट बिल, और इसके द्वारा जो ये कौन, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं। अब ये इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे भाई, क्यों यहां पर प्रश्न चिन्ह उठे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक तो गवर्नमेंट डायरेक्ट इसको अपॉइंट कर देती थी, बात समझ में आई, डायरेक्ट क्या करती थी, अपॉइंट कर देती थी।
इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? एक तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक, वेरी गुड, प्राइम बोला था ना, प्राइम मिनिस्टर। एक कौन है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक और कौन है, सीजेआई। बात समझे, इनकी जरूरत होती थी। 2023 में एक अमेंडमेंट बिल आता है और इसके माध्यम से जो सीजेआई हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? कैबिनेट मिनिस्टर से। और ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन होगा, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पीएम के द्वारा। बात समझिए, और यहीं से चालू होता है कि भाई क्या इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ठीक है, तो यहां पर क्यों? क्योंकि कैबिनेट यदि प्राइम मिनिस्टर तय कर रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर यदि प्राइम मिनिस्टर ला रहा है, ठीक है, और यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा ही हुआ है, तो तीनों व्यक्ति किसके हो गए, है ना? हाँ, गवर्नमेंट के, है ना? गवर्नमेंट के नहीं हुए, दो व्यक्ति गवर्नमेंट के हो गए। और यदि यहां पर मेजॉरिटी चाहिए रहेगी तो मेजॉरिटी के लिए क्या हो सकता है इसमें, बताइए क्या रूल लगेगा इसमें? 2/3 का, 2/3 का, और 2/3 हो तो गया कि सीजीआई की जगह हुआ है कैबिनेट, और कैबिनेट मिनिस्टर को ला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो जो प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे वो हो जाएगा। ठीक, लीडर ऑफ अपोजिशन की वैल्यू खत्म। ठीक, सीजीआई यहां पर थे, ये ट्रांसपेरेंसी का काम करते थे, ये खत्म। तो जुडिशरी का हस्तक्षेप आपने गायब कर दिया। ठीक, इसको याद रखना, ये मुद्दा चल रहा है। और इसीलिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, ठीक, मैं वो 2-3 क्लॉज दे देगा, जैसे आर्टिकल नंबर 324 में ये दिया गया है, तो 324 को लेकर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कर लेगा, वो आपको पता होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? डन इट। एनी डाउट हो तो क्लास के बाद अभी पूछना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।